तो स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा। बच्चों स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? Yes. यस सर, हो रही है। यस सर हो रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ऑलराइट। क्या पढ़ा था हमने? एक क्विक रिवीजन, कुछ 2 मिनट की हम लोग कर लेते हैं इसमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जल्दी से बताइए। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक को कंप्लीट किया था, अगर आप सबको याद हो तो। यस सर, याद लास्ट है? क्लास में। यस सर। लास्ट क्लास में, है ना? तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से, राइट? और स्मॉल इंटेस्टाइन एक वो पार्ट है जहाँ पे आपका जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो वहीं से आज हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टमक के कुछ 3 पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से पार्ट्स थे वो स्टमक के? सर कार्डियक, पाइलोरिक एंड कौन बताएगा मुझे? पाइलोरिक, वेरी गुड। सर कार्डियक एंड फंडिक। करेक्ट, राइट। सो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका रीजन है, दिस इज दैट इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमें एक 6 मीटर लॉन्ग, ऐसा मानते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये एक 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब जो है हमें देखने को मिलती है। दैट इज अ 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। एक बात, एंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट पार्ट होता ऑफ है, एलिमेंट्री कैनाल। करेक्ट, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी की पूरी जो गट है, उसका ये लार्जेस्ट पार्ट में से एक है, या कि हम उसको बोल सकते हैं कि यही है एक ऐसा पार्ट जो पूरा का पूरा हमारा लार्जेस्ट पार्ट है। बट यस सर। स्मॉल डायमीटर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ऐसे लेते हैं। आपके ये जो 3 रीजंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने स्टमक में पढ़े, उसी तरह से यहाँ पर भी इसके 3 रीजन होते हैं। दे हैव 3 रीजंस। और ये कौन कौन से 3 रीजंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं जरा, यानी कि उसके 3 पार्ट्स या 3 सब पार्ट जो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के देखने को मिलते हैं। The one is duodenum. डिओडेनम, जियोजेनम। Jejunum ileum. Correct. यस सर। Jejunum. And the third one is Ileum. ileum. इलियम। तो ये 3 पार्ट्स हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। अब
उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो ये अलग अलग रीजन जो है अलग अलग कॉइल्ड पोर्शन होते हैं। आपकी पूरी की पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये चीज आप लोग जानते हैं कि ये एक कॉइल्ड पोर्शन जो है हमें देखने को मिलता है, हाईली कॉइल्ड पोर्शन जो है ये होता है। ड्यूडेनम की बात करें तो ये भी एक कॉइल्ड रीजन है, और जेजुनम की बात करें तो ये भी एक कॉइल्ड रीजन होता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड होती है ये भी। जेजुनम की अगर हम बात करें तो ये भी एक लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन हमें देखने को मिलता है। वैसे तो सारे होते हैं, पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को ही हम बोलते हैं। और इलियम जो होता है आपका, ये एक हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है जो आप यूजुअली देखते हो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। तो दैट इज अ रीजन विच इज द हाईली कॉइल्ड पोर्शन। क्या होता है इसमें कि ये जो ओपनिंग होती है ना स्टमक की, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डियोडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है और आप इसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट करेंगे, मैंने बता दें। Opening, closing, Yes. opening, सर ओपनिंग और क्लोजिंग। Potential. स्फिंक्टर जितनी भी जो मसल्स होती हैं आपकी, मैंने बताया था कि ये एक रिंग शेप लाइक मसल्स होती है, रिंग की शेप में। और इन रिंग शेप्ड जो मसल्स होती हैं ये रिलैक्सेशन और टाइटन करने में या ओपन करने में या क्लोज करने में अपना रोल प्ले करती है बॉडी की ओपनिंग कॉर्ड्स की। तो ये जो स्फिंक्टर मसल्स होती है इनका फंक्शन हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था। रिंग शेप होती है अगर देखें तो, और किसमें अपना रोल प्ले करती है, ओपन करने में या फिर क्लोज करने में किसी भी मसल को। ये चीज हमने प्रीवियस सेशन में भी अपने सीखी थी। आगे देखते हैं कुछ और बात इसके बारे में। अब इलियम की अगर मैं बात करूं पीछे तो कर दो बेटा लास्ट में करेंगे सारा, मैं जब रिवाइज कराऊंगा तब उस टाइम पे करेंगे, एक तो ठीक है। सारा आप लोग देखते चलना। इलियम जो ओपन होता है वो कहाँ होता है, आपका जो इलियम रीजन हमारा ओपन होता है, तो आपको वो चीज समझ आएगी जो ओपनिंग है स्टमक की वो ड्यूडेनम में हो रही है, जो कि किसकी वजह से हो पा रही है, पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह से। और पाइलोरिक रीजन आपने पढ़ा था कि जो कार्डियक फंडिक पाइलोरिक जो है वो आपके स्टमक का एक पार्ट है ना। तो इलियम ओपन जो हो रहा है, इलियम कहाँ पे ओपन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहां से ये क्वेश्चन जो है एक फ्रेम हो सकता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया हमारा कि कौन सा पार्ट जो है इसका लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, तो वो हो गया हमारा इलियम रीजन, राइट। इनर मोस्ट जो लेयर होती है, जितनी भी जो हमें इसमें जब हम बात करते हैं इसके तो इलियम ओपन हो, तो इनर मोस्ट जो लेयर है हमारी लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। जब आप इसको देखते हो तो हमें कुछ 4 लेयर्स देखने को मिलती है। जब आप एक इंटरनली देखोगे ना इनको, जब एनाटॉमी की जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें इसमें 4 लेयर्स देखने को मिलती है। सारी ये लेयर फॉर्म करती हैं आपके एक अलग तरीके के एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पार्ट को, जिसको हम विलाय का नाम देते हैं। अभी विलाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब आप अपने गट को देखते हो या हम जब अपने गट के बारे में बात करते हैं तो ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल की जो पूरी की पूरी वॉल होती है, ये आपकी पूरी की पूरी लास्ट तक आपकी जो है, ये लास्ट तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। और इस एलिमेंट्री कैनाल में एक वॉल है, और इस वॉल में टोटल 4 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं बच्चों। ये 4 लेयर जो होती है उनके नाम क्या क्या होते हैं। एक होती है आपकी सिरोसा, जो आपको स्क्रीन पर देखने को दिख रही होगी। तो दूसरी होती है आपकी कौन सी, मस्क्यूलरिस, राइट, जिसके अंदर 2 सब पार्ट पढ़ते हो आप, एक आउटर पढ़ते हो एक इनर पढ़ते हो। एक जो रीजन होता है इसके अंदर वो होता है सब म्यूकोसा, ठीक है। एक हो गया आपका म्यूकोसा, राइट, और एक वो कौन सी बोले मैंने, मस्कुलरिस। तो ये 4 लेयर जो है आपको देखने को मिलती हैं। ये बाहर, ये सबसे बाहर, फिर ये उसके अंदर, फिर उसके बाद ये अंदर, और म्यूकोसा सबसे जो होती है आपकी इनर लेयर होती है, ध्यान रखिएगा। सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सर ये जो नहीं, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बच्चों, आपकी ये पूरी की पूरी जो गट होती है ना, यानी आपकी जो पूरी की पूरी वॉल है, वॉल किसकी, आपकी जो गट की है, गट जिसको हमने बोला था क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपकी 4 लेयर प्रेजेंट होती है। मतलब आप ऐसे नहीं कि आपने किसी भी पार्ट को छीला और एकदम से आपको मिल गया, नहीं, 4 अंदर लेयर होती है। और इसके अंदर सबसे अंदर जो रीजन होता है जिसको हम ल्यूमन का नाम देते हैं, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ल्यूमन के बारे में बताया था, ठीक है। हमने लास्ट सेशन में भी ल्यूमन को डिस्कस किया था। इन चारों लेयर्स के अपने कुछ, हेलो हेलो, यस सर। हाँ बोलो बेटा। ये सर मैं कह रहा था ल्यूमन हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस, करेक्ट, ठीक है। जो एंट्री में और किस तरह से एग्जिट में अपना रोल प्ले कर रहा है वो भी हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इलियम जो ओपन हो रहा है, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज द म्यूकोसा,
क्या है ये? द म्यूकोसा इज द इनरमोस्ट लाइनिंग। कैसी है ये? इनरमोस्ट लाइनिंग होती है आपकी, सबसे अंदर वाली, ठीक है जी, इनरमोस्ट लाइनिंग हम इसको बोलते हैं, दैट इज द म्यूकोसा। इस ये जो लेयर आपकी फॉर्म कर रही है ना, ये जितनी भी जो लेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, एंड दैट स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये चारों लेयर मिलके बना रही हैं, दैट इज कॉल्ड द विलाई। अभी आप विलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसा दिखेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक। चार बना रही है। हाँ बिल्कुल, इनसे फॉर्म स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये तो बेटा हम बहुत, ये स्ट्रक्चर आपको अगर आप ये एनसीईआरटी वगैरह में या कहीं देखना चाहे तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर आप किसी मेडिकल की बुक में देख सकते हो, हायर लेवल पे बायोलॉजी पढ़ोगे वहां देख सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? यूजुअली जो आप बुक्स में स्ट्रक्चर जब आप देखते हो तो आपको दूसरा देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी वो। तो ये जो सारी लेयर्स मिल रही हैं, ये लेयर्स मिलके एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई एयर? आप जानते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहां पर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मानता हूं कि डाइजेशन यहाँ पे चल रहा है, अभी माउथ से स्टार्ट हुआ, डाइजेशन चल रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो रहे हैं, डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। सोचिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो थे वो सारे निकल गए, एंजाइमिनल एक्शन से निकल गए। हमने माना जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे निकल गए, लेकिन अब उन न्यूट्रिएंट्स को आगे सेल्स तक, हर एक टिश्यूज तक कैसे पहुंचाया जाए? ऐसा मानिए कि ये जो विलाई होती है ना, ये ब्लड के साथ उसको कनेक्ट करने में अपना रोल प्ले करती है। जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स आपके निकले, ये विलाई क्या करती हैं? ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। इन विलाई का काम क्या होता है? ये इंक्रीज कर देती है, increase their surface area. Now what, for what they increase their surface area? ये जो अपना surface area बढ़ाती हैं बच्चों, ये अपना absorption के लिए, very good, ये increase करती हैं अपना surface area किसके लिए? For the absorption process। अब ये absorption किसका कर रही है? अरे भाई वही nutrients का absorption ये करती हैं। किसका absorption करती हैं? nutrients का absorption करती हैं, ठीक है, nutrients का absorption ये करती हैं, जो भी आपके डाइजेशन की प्रोसेस से निकल रहे हैं। यही जो सेल्स होती हैं, नाउ द सेल्स, द लाइनिंग ऑफ द विलाई, दे प्रोड्यूस अ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन जो है, जिसको आप माइक्रोविलाई बोलते हो, एंड दे गिविंग अ ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस। मतलब ऐसा हमें देखने को मिलता है जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। कैसा देखने को मिलेगा वो मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसकी अपीयरेंस जो होगी वो कैसी होगी, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार माइक्रोविलाई बता दो। बिल्कुल जी, अभी खत्म नहीं किया है मैंने, अभी तो कुछ भी नहीं बताया, अभी आ रहे हैं उस पे। सर आप मतलब बताया क्या था? ब्रश बॉर्डर ऐसे, ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होती है उसकी। ये जो दिखेगा ना हमें, ऐसा दिखेगा माइक्रोविलाई, इन द सेंस की विलाई के जो और सब पार्ट्स आप इनको बोल सकते हो। सेल्स जो है ना, सेल्स लाइनिंग है, वो प्रोड्यूस कर रही है बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और बहुत सारी जो माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बन रही है, उसको हम माइक्रोविलाई बोल रहे हैं, ठीक है। काम क्या है, फंक्शन ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर आपके सीबीएसई की बात करूं तो विलाई का फंक्शन पूछते हैं आज से ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? दे इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड और द न्यूट्रिएंट्स। ये एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, सीबीएसई की बात कर रहा हूं। सो विलाई क्या कर रही है? व्हाट इज विलाई हियर? विलाई जो है आपकी एक तरीके का नेटवर्क है कैपिलरीज का, ठीक है। विलाई जो हम बात कर रहे हैं, विलाई एक तरह से आपका क्या है? विलाई आर द सप्लाई विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दीज आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड द लार्ज लिम्फ वेसल व्हिच इज कॉल्ड लैक्टियल। लैक्टियल को अगर मैं आम भाषा में कहूं तो लैक्टियल को ऐसा समझिए कि विलाई में कैपिलरीज का एक जाल है। आपकी जो विलाई है, अगर सिंपल भाषा में बिल्कुल समझाऊं मैं आपको, तो विलाई में क्या है? विलाई में कैपिलरीज जो जितनी भी है ना आपकी, उनका एक केज है, इनका बड़ा सा एक केज है, अभी डायग्राम भी बताऊंगा। एक केज मिल रहा है हमें, एक जाल मिल रहा है, और एक बड़ी सी लिम्फ वेसल होती है उसके अंदर। इस केज में हमें एक बड़ी सी लिम्फ वेसल देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको ऐसा समझिए कि ये एक लिम्फ वेसल है, इसके अंदर एक लिम्फ वेसल हमें देखने को मिलती है, राइट। इस लिम्फ वेसल को ही हम लैक्टियल का नाम देते हैं। तो विलाई क्या है आपकी? विलाई में कैपिलरीज का केज है, विलाई हैव कैपिलरी केज, और उसके अंदर एक हमें बड़ी सी
लिम्फ वेसल देखने को मिल रही है, एंड दैट लिम्फ वेसल इज कॉल्ड द लैक्टियल। यस, किसी ने कुछ पूछा अभी? सर लिम्फ वेसल का हाँ जी, लिम्फ हाँ पूछो। सर इसका मतलब लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल मतलब आपकी बॉडी में एक फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड होता है ना, ठीक उसी तरह Yes, से sir. एक यस सर, वो WBC से फुल होता है। ये प्योर ब्लड है सर, आरबीसी वगैरह नहीं। आपकी बॉडी में एक टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है, उस टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ का नाम देते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, हम लिम्फ को, इस फ्लूइड को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिम्फ के ऊपर आपका टॉपिक है, टिश्यू फ्लूइड है क्योंकि टिश्यूज के अंदर होता है। जिस तरह से ब्लड आपका अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी कई जगह ऐसी है बॉडी में, जो पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, वहां पे लिम्फ अपना काम करता है, ठीक है। लिम्फ भी आपका, जो लिम्फ होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, ये भी ड्रेनेज का काम करता है, राइट। लिम्फ के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे ना, तो वहां पे ब्लड और लिम्फ को पढ़ोगे, ठीक है। ये बात समझ आई सबको? यस सर। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 4 लेयर्स आपकी प्रेजेंस होती हैं, और उन 4 लेयर्स के आपके नाम सीबीएसई में तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाने, अगर जो बच्चे सीबीएसई की सोचें, लेकिन हाँ आगे के लिए आपको ये जरूर ध्यान में रखने हैं। सिरोसा कहा मैंने, मस्कुलरिस कहा मैंने, सब म्यूकोसा कहा, और म्यूकोसा, ये 4 पार्ट जो है आपके इसके अंदर, 4 लेयर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सर ये मतलब सिरोसा, ऑर्थोफेगस से लेके हमारे दोबारा। सारे इंटेस्टाइनल सब मतलब पूरी गट में होती है ना, ये चारों ही लेयर। बेटा ये पूरी आपके गट में देखने को मिलेगी। जब हम गट मतलब- को सोचिए, गट का जब एलिमेंट्री कैनाल का डाइसेक्शन कर रहे हैं बेटा, तभी हमें देखने को मिल रहा है। ओके सर, मतलब सर हमारे स्टमक में, लिवर में, सारी जगह। करेक्ट। जो भी आपका पूरा गट के अंदर जो जो चीजें आ रही है, ईसोफेगस से लास्ट इनस तक, रेक्टम तक, सॉरी रेक्टम दोबारा तक, बोलेंगे लेयर। सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, 4 लेयर्स होती है। अभी डायग्राम भी आएगा। मैं एक रफली आपको पहले बताना चाह रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली हो क्या रहा है। पहले मैं आपको एक रफली एक चार्ट बना दूं, जिससे कि आप बाद की प्रोसेसेस को तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं आपको सिंपली एक रफ चार्ट बता के समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी की पूरी प्रोसेसिंग होगी क्या, वो ज्यादा समझना पहले जरूरी है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें कई जो है एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक रफली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जरा समझिए ध्यान से। चलिए, तो ये थोड़ा सा स्लो है आज। देखिए, हम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। यहां पर कई आपके इंटेस्टिनल एंजाइम्स आते हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है जी। ये हो गए आपके इंटेस्टिनल एंजाइम्स। ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, यही लिख देता हूं, ये कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट करते हैं? आपके कुछ चीजों को, कुछ पार्ट्स को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए आपके फूड में। और क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उसके अलावा आपके फैट्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपके प्रोटीन्स हो गए, हाँ वो सारी चीजें, मतलब मेन जो होगा बेटा ये होगा। अब कार्बोहाइड्रेट का जो कन्वर्जन होता है ना, वो किस में होता है? ग्लूकोज के अंदर, सिंपल ग्लूकोज जो बनते हैं, टूटते हैं, ठीक है। आपके जो फैट्स होते हैं बच्चों, ये फैट्स किसमें? ये आपके फैटी एसिड्स में इनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है जी। प्रोटीन का अमीनो। हाँ बेटा बिल्कुल बेटा, ठीक है। फैटी एसिड्स प्लस इसके साथ साथ ग्लिसरॉल में भी इनका ब्रेकडाउन होता है। ये भी आपकी जो चेन होती है अदर, ग्लिसरॉल भी एक तरह के फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके अमाइनो एसिड्स की जो चेन आपके बनाते हैं। कई तरह के होते हैं अमाइनो एसिड बच्चों, एसेंशियल भी होते हैं और नॉन एसेंशियल भी होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अमाइनो एसिड भी कुछ आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और कुछ आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं बच्चों। मतलब कुछ जरूरी और कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, देखो बेटा, इसलिए जरूरी और कुछ जरूरी इसलिए नहीं, मैं एक मिनट बताता हूं। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसेंशियल वो होते हैं जो हमें डाइट से अपने लेने होते हैं, यानी कि ये वो है जो आपकी बॉडी नहीं बना रही,
ठीक है। और नॉन इसेंशियल वो है जो आपकी बॉडी बना रही है। ओके सर। सर Body- इसका मतलब तो ऐसा एक फैक्ट्री है खाने की और उसमें आपको कोई और चीज चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो इसेंशियल हो जाएगी, पर खाना नॉन इसेंशियल होगा क्योंकि बिल्कुल। वो उस फैक्ट्री में ही बन रहा है। बिल्कुल। अब देखो बेटा, पता है आपको, आपका जो लीवर है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो भी कई तरह के आपके इतने सारे आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स बनाता है। और आप लोग अपनी डाइट से भी तो लेते हो बच्चों, हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, हम दाल खाते हैं, हम Yes, sir. दूध पीते हैं, नॉनवेज जो सर दूध में जो तो लोग खाते हैं वहां पे कैसीन उनको और डाइट मिलती है। पैराकीन होता है ना? हाँ बेटा, सर दूध में तो कैसीन और पैराकीन होता है ना? हाँ वो वाला, हाँ हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं आपके जो बॉडी आपको मतलब बाहर से लेने होते हैं। नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी खुद बना रही है, आपको उनको लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक ये बात मैंने आपको इसमें बताई। अच्छा, इसमें आगे क्या होता है बच्चों, यहां तक तो आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजरली डाइजेशन कंप्लीट होता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी। ये क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रिसीव करती है सिक्रीशन को, रिसीव सिक्रीशन ऑफ या रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, ऐसे ही बोल सकते हैं, कहां कहां से, एक तो आपके लीवर से, ठीक है, और दूसरा ये करते हैं आपकी पैनक्रियास, पैनक्रियास से, ठीक है, ये दोनों से, क्योंकि इन्हीं दोनों का काम जो था वो ग्लैंड्स का बच रहा था। ये दोनों आपकी जो ग्लैंड्स हैं ये दोनों अपना यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो एक आपका लीवर हो गया, दूसरी आपकी पैनक्रियास हो गई। लीवर जो आपका रिलीज करता है ना, लीवर आपका बाइल बनाता है, बाइल सॉल्ट्स और बाइल जूसेस बनाता है। मैं सिंपली अगर कहूं तो बाइल बनाता है। ठीक है, कितने तरह का होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक अभी मैं रफ चार्ट बता रहा हूं आपको कि एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो पैनक्रियाज होती है आपकी, ये पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियाटिक बनाती है। एसिड। पैनक्रिएटिक एसिड किसने कहा? सॉरी सर, जूस। चलिए कोई बात नहीं। तो ये पैनक्रिएटिक जूस बनाती है। अब ये जो है आपका बाइल जो है, बाइल आपके जो फैट ग्लोब्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे ना हम, ये उनमें काम करता है। यानी कि बाइल क्या करता है कि सपोज ये आपके कुछ लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स हैं, ये आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स। बच्चों ग्लोब्यूल्स का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर समझ लो जो ऐसा कुछ दिखता है आम भाषा में। तो ये आपका बाइल इनके ऊपर काम करता है और इनको सिंपल छोटे छोटे फैटी सब्सटेंस में ब्रेक करने में अपना रोल प्ले करता है ये बाइल जूस। क्या होता है आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में इनको ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स का नाम दे सकता हूं। These are small globules। ठीक है जी, ये एक काम हुआ। उसके अलावा जो पैनक्रियास से मैंने कहा पैनक्रिएटिक जूस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना। आपके जो स्कूल्स वगैरह में भी एग्जाम होंगे तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं उस पे से। ठीक है, तो ये जो है आपके ये बनाता है एक पैनक्रिएटिक जूस में बेटा पैनक्रिएटिक जूस से नहीं, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कहूं तो पैनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम मिलते हैं ना, शॉर्ट मार्क्स में इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन का क्या काम है और जो दूसरा बता रहा हूं उसका क्या क्या काम है। तो ट्रिप्सिन, सर अभी आपने यही बताया सर, एक बार आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या बताया था कि लिवर में 2 जूस मिलते हैं। लिवर में, लिवर से आपने क्या बताया, मुझे आवाज नहीं आई थी। बेटा लीवर से मैंने कहा कि लीवर में, लीवर क्या कर रहा है आपका, बाइल सिक्रीट कर रहा है। बाइल अच्छा, जूस भी होते हैं और बाइल सॉल्ट भी होते हैं, दोनों को अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी एक रफ चार्ट बना रहे हैं हम लोग कि एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में हो क्या रहा है। बाकी जो पहले बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, बाकी जो डीप पढ़ना है हमें वो बात की बात है। पहले हम वो तो देखें कि एनसीईआरटी क्या बता रही है हमें, पहले वो तो समझे कि एक्चुअली है क्या वो प्रोसेसिंग। डीप तो कितना ही जा सकते हैं हम, डीप हम कितना ही चले जाए हम। पहले हम लोग बेसिक चीजों को समझेंगे, हमेशा ऐसा करेंगे। उसके बाद जो आगे की एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमारे आगे फ्यूचर मेडिकल लाइन के लिए जो भी हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये तो देखिए कि हमें एनसीईआरटी क्या बता रही है, हमारी जो प्रायोरिटी हमारी पढ़ने की।
चलो Yes, तो sir. पहले तो बेटा स्मॉल आप लोग इंटेस्टाइन रिसीव करता है रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। लीवर से बाइल जूस मिलता है और पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस मिलता है। बाइल लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स को सिंपल स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। और जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसमें दो तरह के आपके एंजाइम्स होते हैं, जो एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है आपका लाइपेज। तो ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है पहले। हाँ, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। कैसे जाते हैं, क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझते रहो, एक बार में समझ आएंगी, सारी चीजें समझ आएंगी, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। बीच में बोलोगे तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा दोबारा से। पिछले 2 हफ्ते से वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज ऑफ कि हम लोग बीच में इतने सारे सवाल उठा देते हैं कि हम लोग उन सवालों में ही रह जाते हैं और हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर इसी तरह से चलेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक भी है क्योंकि, और और 2 वो आवर्स अभी भी हमारे लिए कम पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल नहीं पूछो, ऐसा बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन मत समझना कोई भी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। हो सकता है कि मैं जिस ट्रैक पे आपको लेके जा रहा हूं, आपके सारे क्वेश्चन जो आपके मन में बन रहे हैं वो ऑल अपने आप ही जो है वो सॉल्व होते चले जाए, क्योंकि मुझे सर पता वो है अभी कि आपके कहाँ पे किसके सवाल बनेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वो मैं अपने आप ही बताता चलूं आपको। आप कहानी की तरह बस सुनते रहो, उसको एंजॉय करते रहो और अपने सवाल जो है कहीं कॉपी में जो भी आप लेके बैठो लिखते रहो। जब मैं कहूंगा कि कोई क्वेश्चन, तो आप लोग अपने अपने सवाल वहां पे पूछना। लेकिन अगर हम बीच में ही सवाल उठाते रहेंगे तो शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों? सर वो हम मतलब Yes, अभी sir. बाइल जूस की बात कर रहे हैं, सॉल्ट की। अभी मैं सिर्फ बाइल बोला बेटा, मैंने सॉल्ट और जूस तो बोला ही नहीं। ओके सर। ठीक है, मैंने सिर्फ बाइल बोला अभी। ठीक है, आगे आते हैं। सो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन आपके जो प्रोटीन है उसको फर्दर डिवाइड करने में अपना रोल प्ले करता है। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आगे पेप्टॉन्स, अब पेप्टॉन्स जो होते हैं वो और फर्दर शॉर्ट फॉर्म होती है, कुछ ऐसा समझिए। और भी फर्दर जो आगे स्मॉल स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो आपके पेप्टॉन्स हैं। और लाइपेज, लाइपेज जो आपने फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक किया ना, ये फैट जो है लास्ट में जो आपके बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? ये फैट्स आपके लिपिड्स बन जाते हैं। और आप लोगों ने ये टर्म बहुत अच्छे से सुनी होगी, लिपिड्स वाली। और हाँ, ये मैं जानता हूं कि आप लोगों ने ये भी सुना हो कि कुछ होते हैं बैड, कुछ गुड लिपिड्स होते हैं, कुछ बैड लिपिड्स Yes, होते हैं। sir. ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड्स, मैं जानता हूँ ये सारे आपने, वो फर्दर उसकी फॉर्म है। बॉडी में कुछ इसेंशियल ऐसी तरह से जो गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, गुड लिपिड्स, बैड फैट, गुड फैट, वो सारी चीजें बच्चों फिर इसी में आ गई। लिपिड लिख दिया तो मैंने सारी चीजें उसमें आ गई। ठीक है, ये एक बात रही हमारी इसकी। तो आसान भाषा में यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हम लोग स्टमक से आ रहे थे और स्टमक में हमने देखा था कि हमारे 3 जो गैस्ट्रिक जूसेस थे, पेप्सिन, एक्सियल, म्यूकस, ये तीनों सिक्रीट हुए। पेप्सिन ने एंजाइम ऐसा था जो आपका ब्रेक कर रहा था प्रोटीन्स को, एक्सियल ने अपना रोल प्ले किया, फिर म्यूकस ने अपना रोल प्ले किया। एंड देन हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुके हैं जहां पे इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो है वो कई रिलीज होते हैं। और ये इंटेस्टिनल एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को फर्दर जो है ब्रेक करने में अपना रोल प्ले करते हैं, जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए थे। देन उसके बाद मैंने कहा कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो रिसीव करती है सिक्रेशन आपकी जो बाकी की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैनक्रियाज, वहां से। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जिसके अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं, नाम याद रखना, ट्रिप्सिन और लाइपेज। उसके अलावा आपका जो लिवर होता और है भी वो होते हैं और भी क्या बेटा? सर, प्रो कार्बोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता? और भी होते हैं, मैंने कहा अभी आगे, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ। ओके सर, मतलब ये मेन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो वो 3 प्रो एंजाइम रिलीज, ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, वो यस सर। सारे। ठीक है, वो सब ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैनक्रेटिक अमाइलेज में, पैनक्रेटिक लाइपेज में और न्यूक्लियसेस में। वो आगे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो वो एंजाइम्स होते हैं फर्दर, ये एक बात। एंड देन अब जो विलाय है, अब वो विलाय अपना काम करती है। वो जो विलाय आपने पढ़ा ना, वो विलाय जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करती है और वो फूड को ब्लड में मिलाने में अपना रोल प्ले कर देती है। जो विलाय अभी आप लोग पीछे पढ़ रहे थे ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे आप बोल रहे थे, अब उस विलाय का जो है काम आता है। ये देखिए जरा, ये किस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये आपके वो फोल्ड्स हैं,
जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको एक नाम पीछे बताया था, जैसे कि लैक्टियल मैंने अभी आपको बोला था। अब वो लैक्टियल क्या है? मैंने आपको कहा कि लैक्टियल क्या है बच्चों, क्या बोला था मैंने कि विलाय में कैपिलरीज का एक जाल होता है बच्चों। ये कैपिलरीज समझिए इनको, ये जितनी भी जो आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ आर्टरीज है, कुछ वेन, इसमें जो है कैपिलरीज आपको देखने को मिल रही है। ये यस सर। विलाय में कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये पूरा का पूरा आपको कैपिलरीज का नेटवर्क देखने को मिल रहा जिससे है यहाँ पे। न्यूट्रिशन ब्लड में चला जाए ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से क्या, ये जो आपको बड़ा सा मैंने कहा था ना, एक बड़ी सी लिम्फ आपको देखने को मिलती है, जो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज अ लिम्फ यस वेसल। सर। ये लिम्फ वेसल्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था बच्चों। एक मिनट, ही चल क्यों नहीं रहा है, चल जा। ठीक है, तो मैं इस लिम्फ वेसल के बारे में बात, एक मिनट, ठीक है, मैं इस लिम्फ वेसल के बारे में बच्चों बात कर रहा था, और यही वो लिम्फ वेसल है। मैंने कहा कि विलाय में जो कैपिलरीज का केज मिल रहा है, एक तरीके से कैपिलरीज का केज आपको इसमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें एक बड़ी सी लिम्फ वेसल है जिसको हम लैक्टियल का नाम देते हैं बच्चों। दिस इज लैक्टियल। एक मिनट, ओके। राइट, तो ये आपकी वो लैक्टियल हो गई बच्चों। ठीक है जी, एक मिनट, दिस इज ये लैक्टियल। ठीक है बच्चों, ये वो लिम्फ वेसल है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत आसान बनाएगा चीजों को समझने में। ये बच्चों आपको दिख रहा है ना, दैट इज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड द विलाय। बच्चों ये फोल्ड है, ये मान लीजिए आपकी कोई गट है बच्चों, ये आपकी गट का पार्ट है। ठीक है, ये आपकी गट का पार्ट है, और आपको इसके अंदर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अगर बच्चों मैं इस पार्ट को जूम करता हूं तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा बच्चों, ऐसा दिखेगा, दैट इज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसके ऊपर देखिए, आपको जो हम 4 लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, ये वो आपकी चारों लेयर है, ये वो आपकी 4 लेयर्स हो गई जो आपको पूरी की पूरी इस एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलती है। दीज आर द 4 लेयर्स, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस। और अगर मैं किसी भी एक इस रीजन को बच्चों, कोई भी एक रीजन अगर मैं इसको जूम करता हूं तो अंदर हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अगर मैं ये पूरा का पूरा जो आपका म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो मेरे को देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स आपकी बनती हैं, अगर मैं इनको देखूं तो यहां मुझे और इस स्ट्रक्चर में माइक्रोविलाय नजर आएंगे। दीज आर द माइक्रोविलाय। हमने कुछ अभी पार्ट्स डिस्कस किए, जिसमें से कि एक था कि भाई हमने बोला कि हमारी जो पूरी की पूरी गट होती है, गट के अंदर ये जो पूरा इसोफेगस से यहां तक हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। हमने इसको जूम किया, निकाला, सोचिए, और जूम करने पे जब हमने देखा तो हमें चारों की चारों लेयर जो है वो देखने को मिली कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। विलाय का प्रोजेक्शन मैंने बोला कि दैट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड और द न्यूट्रिएंट्स, राइट, ये इसने किया। अब जब हमें एक इस पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें लैक्टियल देखने को, यानी कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स, इसके अंदर वो कैपिलरीज हैं इस रीजन के अंदर, राइट, और ये इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, ये लैक्टियल पोर्शन, that is a lacteal portion which is surrounded by the various capillaries जो आपको इसके सराउंडिंग में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ये लिम्फ वेसल का नाम देते हैं, that is a lymph vessel, राइट। और ये आपके इसके ऊपर ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, that is a brush border like structure जिसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस, जिसके लिए हम नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाय। स्ट्रक्चर समझ आया सबको? यस और नो? यस यस सर। सर, डाउट है लेकिन ये सर, हाँ, अगर मैं कहूँ तो ये बनाने, माइक्रोविलाय किस चीज के ऊपर होता है? बेटा दोबारा रिपीट करो, आपकी वॉइस ब्रेक होके आई है मेरे पास, दोबारा बोलो। सर माइक्रोविलाय किस चीज के ऊपर होता है? बेटा ये माइक्रोविलाय, ये जो हमें ये एपिथेलियल सेल्स की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि माइक्रोविलाय जो है आपका प्रेजेंट है इसमें। दिस इज द रीजन। इस रीजन पे ओके सर। हम यहाँ इस रीजन को अगर जूम आउट कर रहे हैं तो इस पे हमें माइक्रोविलाय स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल रहा है। सर ये 4 लेयर्स की हेल्प से बन रही है विलाय, बेटा जो पूरा का म्यूकोसा और ये आपका जो पूरा का पूरा ये जो ये बन रहा है ना, ये चारों लेयर एक तरीके से इसको प्रोटेक्शन भी दे रही है, और इन चारों लेयर्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अभी मैं आपको फंक्शन भी बताऊंगा चारों लेयर्स के, ठीक है। अभी रुक जाओ ना, लैक्टियल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस लैक्टियल का फंक्शन क्या है? जितने भी जो आपके डाइटरी फैट्स होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करती है। लैक्टियल्स क्या करते हैं? दीज एब्जॉर्ब डाइटरी फैट्स। अब ये डाइटरी फैट्स क्या होते हैं? सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या होते हैं ये?
अरे जितने भी जो आपके जो फैटी एसिड से बनते हैं उनको हम डाइटरी फैट्स बोलते हैं। ये भी कई तरह के होते हैं, यानी कि जो आपके फैटी एसिड्स है ना, ये उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डाइटरी फैट्स क्या हो गए आपके? फैटी एसिड्स। हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये भी दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जैसे कुछ आपके बटर, मीट, वेजिटेबल ऑयल्स में होते हैं, वो सारे आपके फैटी एसिड्स हो गए। फैटी एसिड्स तो जानते हो ना? अरे यस और नो? अब बिल्कुल भी चुप मत हो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हाँ बेटा। सर ये विलाय मतलब इन 4 लेयर्स से बनती है क्या सर, ये क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन है। नहीं विलाय तो बेटा ये अब पूरी की देखो 4 लेयर्स नहीं, विलाय हमारा बाहर का स्ट्रक्चर है। जब ये हाँ, हम सिंपली अगर आप कहना चाहो ये कह सकते हो कि ये फॉर्मेशन ही इनकी वजह से हो रही है। सारों लेयर्स का अपना अलग अलग फॉर्मेशन फंक्शन है ना, ठीक ओके है। सर। लेकिन विलाय की लाइनिंग पे जो सेल्स बन रही हैं, ये विलाय की लाइनिंग है बच्चों। ये जो पूरी की पूरी लाइनिंग है ना, ये आपको विलाय की लाइनिंग देखने को मिल रही है। विलाय की लाइनिंग बनाने वाली सेल्स में बहुत सारे आपको ये माइक्रोस्कोपिक एक आउटवर्ड रीजन आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, और इनका अपीयरेंस हमें ये ब्रश बॉर्डर की तरह देखने को मिलता है। बहुत सारे हमें, मैंने क्या कहा कि जो विलाय की लाइनिंग बनाने वाली ये स्ट्रक्चर को हमने जूम किया ना, ये एक स्ट्रक्चर है। ये जो आपको बहुत सारे ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ना, दीज आर, ये वाले जितने भी जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये सारे जितने भी जो स्ट्रक्चर, ये सारे, ये एक को हमने यहाँ पे जूम आउट कर लिया, ऐसा समझिए। तो विलाय की लाइनिंग दिखा रहे हैं हम। ये विलाय की लाइनिंग पे ये लाइनिंग बनाने वाली जो सेल्स में कई माइक्रोस्कोपिक आउट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इन माइक्रोस्कोपिक आउट ग्रोथ को माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम देखते हैं इसको। सो इसमें भी फिर ये हमें इंटेस्टाइन में इस तरह से देखने को मिलती हैं। आगे तो ये 4 लेयर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो 4 लेयर्स आपकी होती है वो ये। अगर एक बुकिश स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कलरफुल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ये आपका वो कलरफुल स्ट्रक्चर है, और ये आपकी वो 4 लेयर्स को इस तरह से बताया जाता है। आउटर मोस्ट जो हमें देखने को मिलती है, जो हमारे पास है सिरोसा। सिरोसा जो मेडअप होती है वो कुछ थिन मेसोथेलियम टिश्यू से होती है, और कुछ इसके अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे सर हाँ बेटा। सर आपने एपिथेलियम टिश्यू बोला। एक मिनट में लिख देता हूँ बेटा। ये जो होते हैं आपके मेडअप ऑफ थिन मेसोथेलियम। ठीक है, और और कुछ इसके अंदर जो है आपके, इसके साथ साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी, सम कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज मिलकर जो है इस लेयर को बनाते हैं। हाँ बेटा। सर ये बस सिरोसा के लिए लिखा है ना अभी? हाँ बिल्कुल, मैंने सिरोसा के लिए लिखा है। देन मस्कुलरिस की जब आप बात करते हो, ये मस्कुलरिस जो होती है आपकी स्मूथ मसल से मेडअप होता है। ये आपकी स्मूथ मसल जो होती हैं उनसे मेडअप होता है। ठीक है, 2 तरीके के रीजन होते हैं बेटा। एक इनर सर्कुलर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये आपका सर्कुलर रीजन, और आउटर जो होता है इसका ये लॉन्गिट्यूडनल रीजन हमें देखने को मिलता है। ये 2 रीजन होते हैं। हायर क्लास 11th में जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे स्पेसिफिकली वहां पे, तब आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखने को वहां पे मिलेगा। ठीक है, ये और मस्कुलरिस जो होती है आपके कुछ रीजन जैसे आपके स्टमक में उन रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। जहां जहां स्मूथ मसल्स की बात करेंगे वहां वहां ज्यादा हमें ये देखने को मिलेगी। म्यूकोसा की जब हम बात करते हैं, और म्यूकोसा में the third point here we have, which is the mucosa, that is innermost. कैसी होती है ये? इनरमोस्ट लाइनिंग होती है आपकी जो म्यूकोसा होती है। एलिमेंट्री के नाम में ल्यूमन की लाइनिंग को फॉर्म करती है ये। इन एलिमेंट्री वो भी ना ओपनिंग है बेटा। सर, ल्यूमन तो वो भी ना ओपनिंग जो थी पहले बता रहे। वो होगी, उसको फॉर्म करने में अपना रोल प्ले करती है ना। देखो म्यूकोसा जो है उसके साथ में है ना, ये ल्यूमन हो गया। तो उस उसमें एलिमेंट्री कैनाल में इस ल्यूमन की लाइनिंग को बना रही है ये ल्यूमन हो गया, ये इसकी लाइनिंग हो गई। इसको फॉर्म करने में हेल्प कर रही है म्यूकोसा।
in an alimentary canal. Okay, sir. It helps in the formation of lumen lining. ठीक है, उस ल्यूमन की लाइनिंग को बनाने में ये अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं और ये अपना इस तरह से जो रोल प्ले करेंगी सारी की सारी। और आपने एक वो पढ़ा था ना पेरिस्टाटिक, पढ़ा था ना पेरिस्टाटिक? यस सर। याद है? Yes, sir. ये Peristaltic जो motion. मस्कुलरीज होती है आपकी, ये पेरिस्टाटिक में भी अपना रोल प्ले करती है। helps in peristaltic। ठीक है, ये उसमें भी अपना रोल प्ले सर करती है। हाँ जी सर, इस वाले डायग्राम में जो सर ये ल्यूमन से पहले सर ये विलाई है ना, छोटे छोटे। these are these। हाँ, ये वही स्ट्रक्चर है यस बेटा सर। आगे जाके जो बनेंगे। ठीक है, वही है ये, राइट। अब देखो क्या बचा, हमारा बचा सब म्यूकोसा ना। सब म्यूकोसा क्या कर रहा है? सब म्यूकोसा में क्या है, ये एक आपका हम कह सकते हैं एक इसमें डीप कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है सब म्यूकोसा में, और ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन सपोर्ट, हेल्प इन सपोर्ट टू म्यूकोसा। ये म्यूकोसा को प्रोटेक्शन देने में, म्यूकोसा को सपोर्ट देने में अपना रोल प्ले करता है सब म्यूकोसा। इस तरह से चार लेयर जो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, फ्रॉम आउटर टू द इनर, ये प्रेजेंट होती हैं और इन सभी के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम टिश्यू, राइट, और विद सम कनेक्टिव टिश्यू आल्सो। मस्कुलरीज होती है जो फॉर्म्ड होती है स्मूथ मसल से, यूजुअली अरेंज होती है आपकी इनर सर्कुलर, और आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मैनर में। और ये चीजें आपको इस तरह से इनमें देखने को मिलती है कि इतना काम जो है आपको एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आप लोग देखते हैं। आपको लैक्टियल समझ आया बच्चों? आपको चार लेयर समझ आई? यस यस सर। आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेसिक फंक्शन है वो समझ आया? यस सर। चलिए अब जरा अब मैं जरा आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। हाँ बेटा। सर ये आर्टरी के नीचे वो लिखा है क्रिप्स, सर वो क्या? क्रिप्ट्स, दीज आर कॉल्ड द क्रिप्ट्स और लिवर के इंटेस्टाइन की विलाय में क्रिप्ट्स। इंटेस्टाइन की जो विलाय होती है, ये तो विलाय आप समझ गए ना, विलाय पूरी, ये विलाय हो गई, ये पूरा का पूरा आपको विलाय समझ आ गया। ठीक है, अब ये जो इंटेस्टाइन की विलाय है, विलाय के बेस के बीच में क्रिप्ट्स पाए जाते हैं। दीज आर द क्रिप्ट्स। ठीक है, ये रीजन होते हैं, क्रिप्ट्स एक रीजन होता है जिनको हम, अगर मैं पूरा नाम बताऊं इसका, तो इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। एक मिनट, आज ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, वेट। तुमने बताया क्या था क्रिप्स के बारे में? वेट, क्रिप्ट्स है बेटा, ये रीजन है हमारे, इसका एक कंप्लीट नेम है, दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। सर KOHN है वो? दिस इज KUHN। ओके। ठीक है, अब जरा इसके हम फंक्शन के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है किस तरह का फंक्शन है, रोल प्ले करती होगी बच्चों? क्रिप्स जब आपके विलाई के सराउंडिंग है तो क्रिप्स का क्या फंक्शन हो सकता है? Sir, absorption. एब्जॉर्प्शन, राइट। तो बेसिकली यहाँ अगर मैं इसमें देखूं, कई एंजाइम्स भी अपना रोल प्ले करते हैं इनके साथ, कई इंटेस्टिनल
जो क्रिप्ट्स होते हैं ये कई एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं, ध्यान रखिएगा, कई एंजाइम्स का सिक्रीशन भी करते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन जो होते हैं आपके, ये एंजाइम्स के सिक्रेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। सर कौन कौन से? इंटेस्टिनल एंजाइम्स अभी आगे आएंगे जब हम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपके दो टाइप्स के क्रिप्ट्स होते हैं, एक होते हैं आपकी दिस क्रिप्ट्स और लिबरकन, और एक आपकी इनकी साथ होती है बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ठीक है, दो होती हैं ये, एक होती हैं ब्रूनल ग्लैंड्स और एक ये होते हैं क्रिप्ट्स। नंबर 2, नंबर 1, ठीक है जी। तो बहुत सी नैरो माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। इनके सिक्रेशन को हम सकस एंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस का नाम देते हैं। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, अगर क्रिप्ट्स की बात हो रही है तो ये एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? हेलो, यस सर। सर हाँ। तो बहुत से आपके अब एंजाइम्स में आपको तब बताऊंगा कौन कौन से हैं जब मैं अभी आपको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये एंजाइम्स कौन से हैं ये आप इनमें पढ़ोगे कि जो आपकी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो एंजाइम्स निकाल रही हैं वो है आपकी। ठीक है, जैसे कई आपके न्यूक्लियोटाइडेज हो गए, इंटेस्टिनल लाइपेज हो गए, अमाइलेज हो गए, माल्टेज हो गए, जैसे कई आपके उसमें अमाइनोपेप्टाइडेज होते हैं, वो सारे आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, आगे बात करूंगा इसके बारे में। ये बात समझ आई सबको? नाउ अब हम इसमें क्या देखते हैं, ये आपका कुछ एक जो इमेज आपको देखने को मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हो। नाउ अगली बात लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है आपकी, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, अनदर 3 पार्ट जिसको आप बोलते हो सीकम, कॉलोन और रेक्टम। 3 रीजन हमें लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। सीकम जो होता है ये एक स्मॉल रीजन होता है, दैट इज द स्मॉल पॉइंट या स्मॉल ब्लाइंड सेक रीजन भी आप कई जगह इसमें पढ़ेंगे, इसको लिखते हैं स्मॉल ब्लाइंड सेक रीजन। व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्मॉल ब्लाइंड सेक रीजन? ठीक है, क्योंकि कई यहाँ पर कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ये होस्ट करता है, एज अ होस्ट ये रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट रीजन आया, कौन सा लास्ट रीजन आएगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का? कौन सा लास्ट रीजन खुलेगा यहाँ पे, कोई बता सकता है? सर इलियम। इलियम। That's open into the large intestine which is called ileum. अभी हमने पीछे बात की थी इलियम के बारे में, राइट? तो इलियम यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ये सीकम के अंदर जो है वो आ गया, राइट? सीकम is a small that a blind sac structure, right? So from cecum that arouse a narrow finger-like projection which is called the vermiform appendix. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये आपका एक तरह के आपके जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं उनका एक पार्ट होता है, इनका बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में या आपके जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनमें इनका कोई रोल ज्यादा नहीं देखा जाता, इनका रोल ज्यादा अपेंडिक्स के बारे में वो दोबारा नहीं होता है बेटा। सर एक बार ये अपेंडिक्स बता दीजिए दोबारा। अपेंडिक्स जो रीजन होता है ना आपका अपेंडिक्स, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर आता है। दैट इज अ सिंपल द नैरो, दिस इज अ नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है ये? नैरो स्ट्रक्चर है, और जैसा कि एक फिंगर की तरह दिख रहा है तो हम इसको कैसा बोल सकते हैं? एक नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमें जो है ये देखने को मिलता है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, बहुत ज्यादा कोई इसका रोल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आपकी बॉडी में इसका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। आपका डाइजेशन में कोई रोल होता है? डाइजेशन में, हाँ जी सर आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता सर, मतलब कुछ रोल तो होता है ना? नहीं, कोई रोल नहीं है इसका डाइजेशन की। आप मेनली जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पे डाइजेशन मेन प्रोसेस है, और एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एसिमिलेशन हो सकता है, लेकिन ये वहां पे अपना रोल प्ले कर ही नहीं रहा। इवन वेस्ट तक को रिमूव आउट कराने में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर आता है। वेस्ट क्या है भाई? हमारे किसी काम का नहीं है तो वो वेस्ट ही हुआ ना, इसलिए हम उसको वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम देते हैं। ये बात समझ आई सबको? यस सर।
ठीक है। नाउ सीकम से जब हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ हमें कुछ उसमें कुछ सब पार्ट्स मैं कह सकता हूँ नजर आते हैं। मेजरली तो हम सीकम, कॉलोन और रेक्टम बोलते हैं। कॉलोन जो एक मेजर रीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कॉलोन को फर्दर डिवाइड करते हैं उसके आगे के कुछ पार्ट में, जैसे कि आपका ट्रांसफर कॉलोन हो गया, असेंडिंग कॉलोन हो गया और डिसेंडिंग कॉलोन हो गया। असेंडिंग कॉलोन वो जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये ट्रांसफर जो एक आपका स्टेबल पोर्शन हमें इसमें देखने को मिलता है, और उसके बाद जब नीचे की तरफ आ रहे तो इसके लिए इसको डिसेंडिंग कॉलोन का नाम देते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ एक सिग्मॉइड रीजन जो इस शेप का देखने को मिलता है, इसलिए इसको सिग्मॉइड कॉलोन का भी नाम देते हैं। तो सिंपली फ्रॉम सीकम से जो अराइज हो रही है जो इस अपेंडिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। सीकम जो ओपन हो रहा है किसमें, आपका कॉलोन रीजन में ओपन हो रहा है। सीकम जो आगे आपका ओपन हुआ कहाँ पे, कॉलोन रीजन में ओपन हुआ। कॉलोन फर्दर डिवाइडेड होता है आपका किसमें, 3 पार्ट्स में, असेंडिंग, मेजरली असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग रीजन। डिसेंडिंग पार्ट ओपन होता है किसमें, आगे आपका जाके रेक्टम में, दैट इज द डिसेंडिंग पोर्शन, जो कि आपका मेजरली कहाँ ओपन हो रहा है, ये आपका रेक्टम रीजन में। और रेक्टम से लास्ट कौन सा, जो एनस रीजन है वहां पे, एंड द फेशियल मैटर जो है वो बाहर। यहाँ पे कहीं आपकी जो एनाल स्फिंक्टर मसल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। कौन सी, एनाल स्फिंक्टर, जो कि इस ओपनिंग और क्लोजिंग को में अपना रोल प्ले करते हैं। कई यहाँ पे वॉल्व भी प्रेजेंट होती हैं जिनको हम इलियोसिकल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द फेशियल मैटर। यहाँ कई ऐसी वॉल्व भी प्रेजेंट होती हैं। वॉल्व समझते हो ना, कि बंद कर दो, जैसे पानी की वॉल्व होती है, बंद कर दो तो पानी नहीं जाएगा, पानी की वॉल्व ओपन कर दो तो पानी चला जाएगा। उसी तरह से फेशियल मैटर जो होता है, जो वेस्ट होता है, वो वापस से ना जाए ऊपर की तरफ, ये वॉल्व उसकी इंश्योरिटी देती है। ये वॉल्व, सर वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? बेटा वॉल्व एनाटॉमी की अगर बात करो तो इसी रीजन के अंदर आपकी जो वॉल्व्स है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिससे कि ये आपके बैक फ्लो को रोक सके, आपके बैक फ्लो में अपना जो है वो वापस से बॉडी के अंदर ना चला जाए, जितना भी जो वेस्ट फॉर्म हो रहा है वो बॉडी के अंदर ना जाए, ये उसका काम है मेरे लिए, ठीक है। सर तो आपने एक वर्ड यहाँ बोला था इल्यूस, सर कुछ ऐसा हुआ? हाँ, इलियोसिकल वॉल्व का नाम बोलते हैं उसको, इलियोसिकल वॉल्व, राइट। नॉट सो इम्पोर्टेंट अभी के लिए, लेकिन हाँ आगे के लिए आपके लिए काम आ सकता है वो। तो यहाँ छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आए हो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, आपने इसके फंक्शन पढ़े हैं। यहाँ वाटर और कुछ मिनरल्स और कुछ उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ी है कि लार्ज इंटेस्टाइन में मेजरली क्या हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। क्या ये चीज आप लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ी है कि लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह का फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है? यस सर। ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल के जितनी भी आप अलग अलग पार्ट में ऑब्जेक्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि माउथ में कुछ अलग हो रहा है, स्टमक में कुछ अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग है, राइट। तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन आपका पूरा का पूरा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। माउथ में आपने देखा कि टंग के लोअर साइड में जो आपने देखा कि जो एंजाइम्स वहां पे रिलीज हो रहे हैं, वहां पे आपकी जो ग्लैंड से सेलेब्री अमाइलेज जो आपका एंजाइम है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। स्टमक में आपने देखा कि वाटर हो गए, कुछ सिंपल शुगर्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। उसके अलावा जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे आपका जो मेजर डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जहां जहां पे डाइजेशन देखा है, राइट, वहां पे कुछ ना कुछ मतलब सॉरी, डाइजेशन के अलावा जब जहां आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन आपने देखा है, हर एक जगह कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब जरूर हो रहा है, राइट। और ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तो वेस्ट निकल गया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर मैं वापस आऊं तो वहां पे आपने जो विलाई रीजन पढ़ा, वहां से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस वो कंप्लीट करेगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे एसिमिलेशन की जो प्रोसेस होती है, जिसको आप एक होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक पार्ट बोलते हो, एसिमिलेशन, वो भी तो यहीं पे होगा या नहीं होगा? क्या मतलब बताया था एसिमिलेशन का बच्चों? एसिमिलेशन का क्या मतलब बताया था सर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ना
Assimilation. बिल्कुल होगा एसिमिलेशन। भाई आप 5 होलोजोइक न्यूट्रिशन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, एक कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पे आ गए, वहां पे तो डाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। ये जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है ये भी तो यही होगी। यस सर। Yes, sir. Utilization of food. हाँ बेटा, ठीक है। सो ये एसिमिलेशन की प्रोसेस भी, यानी कि जितने भी जो न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके निकले वो सारे सेल्स और टिश्यूज तक उनका पहुंचना। बेटा म्यूट करो, कोई कुछ बोल रहा है, कहीं से वॉइस आ रही है किसी के टीवी की, कोई टीवी चल रहा है, कुछ हो रहा है। सो मैंने आपको कहा कि एसिमिलेशन, ये जितने भी जो आपके जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, या फिर जितने भी जो एब्जॉर्ब्स आपके जो सब्सटेंसेस हैं उनको बोल सकते हैं, वो सारे आपके पहुंचते हैं और टिश्यूज में। फाइनली कहाँ पहुंचते हैं ये टिश्यूज में आपके पहुंचेंगे। और टिश्यूज आपके क्या करेंगे, इन टिश्यूज आपके इनको यूटिलाइज करेंगे, राइट, अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे। और इस टिश्यूज क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे। इसके यूटिलाइज करने को ही हम क्या बोलते हैं, इनको एसिमिलेशन का नाम देते हैं, कि जब इसको टिश्यूज यूटिलाइज करेंगे। और लास्ट में ये जो वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट, जो रेक्टम में फीसिस की फॉर्म में, रेक्टम के अंदर क्या होता है, आपका जो रेक्टम है, यहाँ पे जो आपका वेस्ट है, ये आपका वेस्ट फीसिस की फॉर्म में स्टोर हो जाता है आके, राइट। अब और किस फॉर्म में, ये फीसिस जो होता है एक सॉलिड फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है, राइट। एक बार जिससे एक न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होता है बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, यहां पे स्टार्ट होता है फिर एक न्यूरल रिफ्लेक्स जो है वो स्टार्ट होता है। और इस न्यूरल रिफ्लेक्स शुरू होते ही रिफ्लेक्स फेसिस को बाहर निकलने के लिए उसमें एक आपको एक आसान भाषा में कहूं कि जो प्रेशर क्रिएट होता है कि यार वेस्ट है, इसको बाहर निकालना है, तो कहीं ना कहीं वो एक न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे आपको मैसेज मिलता है उसको बाहर रिलीज करने का। फेसिस को एनाल ओपनिंग से बाहर की तरफ निकाला जाता है, जिसको हम डी फेसिएशन का नाम देते हैं, या डी फेसिकेशन का नाम हम इसको देते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस जिससे हम रिमूव आउट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डीफेसिकेशन। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस होती है, राइट, जो अपनी इच्छा से होती है। और यहाँ पे जितना भी जो सारा जो ये एक मास, एक पेरिस्टैटिक मूवमेंट की हेल्प से ही हो पाती है कि फॉरवर्डली जो है पुश आउट होना। ये यहाँ पे भी आपको एक पेरिस्टैटिक मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। बताइए क्या विदाउट पेरिस्टैटिक मूवमेंट हम फेशियल मैटर को बाहर निकाल सकते हैं? नो सर। नो सर। एक की पॉइंट ध्यान रखना, ये चीज आपको बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर भी आपको ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट जो है, चल नहीं रहा है लास्ट में क्लियर डीफेसिएशन बेटा। सर आपने इसके बारे में क्या बताया था, डीफेसिएशन? ये बेटा कि फेशियल को एनाल ओपनिंग से बाहर निकालना। एनाल ओपनिंग है ना बेटा, ये एनाल रीजन हो गया ये। इस एनाल ओपनिंग से बेटा फेसिस बाहर आएगी, फेशियल मैटर बाहर आएगा, वेस्ट बाहर आएगा न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू। तो राइट, ये एक तरह की एक पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है, यही मैंने आपको बताया इसमें। तो राइट, अब देखिए जरा इसमें आगे की बात समझते हैं। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये स्ट्रक्चर आपको और हेल्प करेगा जब आप इसमें आगे की जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, जब आप इस पीपीटी को बाद में देखेंगे तो आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन जो है और इजी बनाएगा आपको इसको समझने में। पार्ट्स आपको ऑलरेडी समझ आ गए हैं कि जो मेजरली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, असेंडिंग कॉलम हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया, डिसेंडिंग हो गया, देन आपका सिग्मोइड कॉलम नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देन हमने सारे पार्ट्स को, रेक्टम को, सबको अच्छे से देखा। इसके अलावा अब जो हमने, वो तो एक बेसिक ढांचा हमने तैयार किया था, एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी ना। व्हाट आर द रोल ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? अब देखो कितना इजी आप लोगों के लिए और हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टच करते चल रहे थे सारी चीजों को। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले जो आपने बात की थी, किसकी बात की थी भाई? बात की थी आपने जो सेलेवरी ग्लैंड थी उनके बारे में। यस सर। क्या काम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का? आपकी सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड बनाने में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपना रोल प्ले कर रही हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो एसोसिएट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ, हमने वो 3 या मैं कहूं कि चलो 4 टाइप की हमने पढ़ी। जैसे कि जो मेजरली आप पढ़ते हो सेलेवरी ग्लैंड,
एक आप पढ़ते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको आपने डिस्कस किया था कहाँ पे, स्टमक रीजन में, उस कार्डियक, फंडियक और पाइलोरिक रीजन में। बहुत नैरो, बहुत ही न्यूमरस अमाउंट में जो है ये प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपकी। और गैस्ट्रिक जूसेस जो इनका सिक्रीशन होता है, जहां आपने वो पैप्सिन और आपका म्यूकस और एक्सियल के बारे में डिस्कस किया था। Yes. लीवर आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, वन बाय वन सबको हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, राइट। सो क्या काम हुआ इसका, सिक्रीशन किया डाइजेस्टिव ग्लैंड ने। प्रोसेसिंग क्या है इसकी, डाइजेशन का काम करना, कॉम्प्लेक्स फूड को और एक सिंपल बनाना, या और एक सिंपल फूड को और सिंपलर वे में उसका ब्रेक डाउन करना, ये इसका काम है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, सेलिवरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है सिचुएटेड होती है जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। यू ऑल नो वेरी वेल दैट, आप लोगों ने पढ़ा था जब बकल कैविटी को मैंने आपको बताया था, ये तीन तरह की आपको देखने को मिलती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। अभी वन बाय वन मैं इसके नाम के साथ इनकी पोजीशन भी आपको रिकॉल कराऊंगा। सेलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं आपके सलाइवा को अलोंग विद द एंजाइम सेलिवरी अमाइलेज। उसके अलावा आप इसको पेटाइलिन का नाम भी दे सकते हो। क्या करता है ये, एक स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है। स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग मींस, हाइड्रो मतलब वाटर और लाइजिंग मतलब उसको एलाइसिस बोल सकते हो, कि सिंपल ब्रेक डाउन करना उसको। सेलिवरी अमाइलेज आपके इस कॉम्प्लेक्स शुगर को एक सिंपल शुगर में ब्रेक करने में अपना रोल प्ले करता है, जिसको आप पेटाइलिन का नाम भी देते हो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जाम में भी दिया था, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि तब हमने इसको डिस्कस किया था, राइट। सो ये एक आपका लोकेशन में पहले बता देता हूँ इसकी, चलो अभी बताता हूँ। तो ये एंजाइम सिक्रीट होता है कहां से, बाय द सेलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द सेलिवरी अमाइलेज। दूसरा नाम क्या है इसका, सेलिवरी अमाइलेज। तो अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो अगर कहीं पेटाइलिन भी नाम आ जाए तब भी आप उसको लिख सकते हो, सेलिवरी अमाइलेज आ जाए तो वो भी आप बता सकते हो, राइट। पेटाइलिन जो सिक्रेटेड होता है माउथ में हमारे, ब्रिंग्स अबाउट द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द माउथ। सिंपली फंक्शन क्या है इसका, ये फंक्शन याद रखना है आपने, कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च में अपना रोल प्ले करता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, तीन पेयर्स होते हैं, जरा नाम बताइए, थ्री पेयर्स कौन कौन से पढ़े थे हमने। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर। लिंगुअल। चलिए, थ्री पेयर्स हो गए बच्चों हमारे। नंबर वन, द पैरोटिड। पैरोटिड्स कहां प्रेजेंट होती है, चीक्स में, याद हो तो मैंने लोकेशन दिखाई थी, राइट। दूसरा सब मैक्सिलरी। दूसरा नाम एक और, सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं इसको, ये पढ़ेंगे आप आगे, सब मैंडिबुलर। लोकेशन की अगर बच्चों बात करूं तो ये लोअर जॉ में आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, ठीक है जी। ये आपकी बिलो दी टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। ये आपकी तीन लोकेशन हो गई इसकी, नंबर वन, नंबर टू, नंबर, अच्छा तीनों जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होती है, ये तो आपको ऊपर पता ही लग गया कि जब मैंने इसको थ्री पेयर बोला, ठीक है। ये एक बात, सेलिवरी ग्लैंड्स, राइट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च में अपना रोल प्ले कर रही है। हाइड्रोलाइसिस स्टार्च को डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, इन सब में, डेक्सट्रिन्स हो गए, इन सब में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करती है बच्चों। ध्यान रखिएगा, क्या क्या बोला मैंने, आपके जो स्टार्च होते हैं, कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है, इनको डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करती है। बच्चों डाइसैकेराइड को जरा ब्रेक करो, क्या बताया था मैंने, डाइसैकेराइड्स को ब्रेक करो। Di means two and saccharide means Saccharide means sugar. सैकराइड मींस 2 एंड सैकराइड मींस शुगर। सैकेराइड मींस शुगर, Sugar. तो एक तरह के शुगर होता है। अच्छा, मोनोसैकेराइड भी होता है, डाइसैकेराइड भी होता है, पॉलीसैकेराइड भी होता है, ओलिगोसैकेराइड भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पढ़ेंगे आप लोग आगे हायर क्लासेस में। तो ये आपके सिंपल जो सर है लास्ट आपके, में आपने क्या बोला, हाँ जी, क्या बेटा, सर लास्ट में आपने क्या बोला, मैंने कहा सर मोनोसैकेराइड भी मोनोसैकेराइड, होते हैं, डाइसैकेराइड, पोली और हाँ मोनोसैकेराइड भी होते हैं, डाइसैकेराइड भी होते हैं, ठीक है, पॉलीसैकेराइड भी होते हैं। सर आपने टास्क भी दिया था। वेरी सर गुड, लास्ट और में आप सबने बहुत अच्छा बताया भी था।
आप सबने बहुत अच्छा बताया भी था, और जिसमें से आप सबने कुछ एग्जाम्पल बताए भी थे, जैसे कि माल्टोज भी आप लोगों ने बताया था, तो ये भी एक शुगर की इसकी फॉर्म होती है। आप लोगों ने फ्रक्टोज भी बताया था, और इसके अलावा बच्चों ये आइसोमाइटोज में भी अपना रोल प्ले करता है। ये ज्यादातर जो आप सीखेंगे ना अच्छे से, जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तब वहां पे आप देखेंगे इसको। कुछ ये अदर जो है, डेक्स्ट्रीन भी एक तरह की शुगर होती है आपकी, और उसके अंदर भी ये जो है अपने रोल प्ले करते हैं। मतलब सिंपली ये सैकराइड्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है, जो आपकी पहली जो सैलिवरी ग्लैंड होती है बच्चों। उसके बाद जो आती है, ये आपके देखिए 3 नाम जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, जो पैरोटिड होता है, सब मैक्सिलरी, और आपका सब, और सब ठीक है जी। लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना। यस सर। अगला देखो जरा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। व्हाट आर द गैस्ट्रिक सर एक ग्लैंड्स? बार वो पीछे कर दो सर। है बेटा, सर एक बार जरा पीछे कर दो। अभी रिवीजन करते आएंगे ना बेटा लास्ट में। सर वो बस एक दे लीजिए जी, बस एक एक। लीजिए। ओके सर। चलिए, तो ये आपकी होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं क्या क्या? आपका जो HCl हो गया, आपका पैप्सिनोजन हो गया, आपका म्यूकस हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो आपके कई एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर आते हैं। किसी को याद है ये बात? यस सर। यस सर, याद है? पेप्सिनोजन इनएक्टिव है। का पेप्सिन बताया था सर। ठीक है, तो वो आपका पेप्सिन बनाता है आगे जाके। ठीक है, आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्ट आप उसमें लाइन पढ़ेंगे कि भाई वो एक पेप्सिन जो है वो रिलीज आउट हो रहा है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन एक यस सर, इनएक्टिव प्रो एंजाइम है। ये कैसा है? एक इनएक्टिव इनएक्टिव। प्रो एंजाइम है ये। सर HCl ही इसको चेंज करता है ना? बेटा हेल्प करता है ये HCl इसको बनाने में। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर नारायण। नारायण, वेरी गुड बेटा। बेटा पैप्सिनोजन एक, सब लोग सुनो, पैप्सिनोजन एक इनएक्टिव प्रोएंजाइम होता है जो HCl के कांटेक्ट में आने से एक्टिव एंजाइम पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला कि पैप्सिनोजन एक इनएक्टिव प्रोएंजाइम होता है, और जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आता है, HCl को अपना दोस्त बनाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जैसे ही इसके साथ मिलता है ये कन्वर्ट हो जाता है पैप्सिन में। ओके सर। ठीक है जी, ध्यान रखिए। तो सर एक्टिव प्रो एंजाइम पैप्सिन एंजाइम कैसा मतलब? है? पैप्सिन आपका एक एक्टिव एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? एक्टिव एंजाइम है। फंक्शन तो आप लोग जानते हो, फंक्शन बताने की जरूरत अब यस सर। ठीक है जी। तो ये पैप्सिन स्टमक में प्रोटियोलाइटिंग एंजाइम है, क्योंकि प्रोटीन को प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में बदल देता है ये, राइट। ओके, तो उसके अलावा आपका जो म्यूकस हो गया, म्यूकस के बारे में आप लोग जानते हो किस तरह से प्रोटेक्शन देता है। HCl का फंक्शन आप लोग जानते हो। HCl आपका, जैसे मैंने आपको एक काम बताया था कि किसको, एक तो मेजरली आप काम याद रखेंगे कि जम्स को किल करता है। ठीक है, किल्स द जम्स। उसके अलावा HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम देता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। व्हाट काइंड ऑफ एसिडिक मीडियम? पीएच रेंज कितनी बताई थी मैंने आपको? कोई याद है? किसी को याद है? 1.5 to 1.5। हाँ, फिर हमने डिस्कस किया था वहां पे पीएच स्केल, याद है किसी को? यस सर। यस सर। यस सर, बच्चों एक चीज ध्यान रखना, व्हाई दिस पीएच रेंज नीडेड? व्हाई दिस पीएच रेंज नीडेड? सर पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा इससे। वेरी यस गुड। सर। व्हाई दिस पीएच रेंज नीडेड? ठीक है, आंसर क्या है? आंसर क्या है? पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम जो चाहिए ना वो इतना ही है, फॉर पेप्सिन प्रोडक्शन या पेप्सिन कन्वर्जन, ऐसा भी बोल सकते हो। अरे चल जा भाई, पेप्सिन प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। तो दिस इज मेनली मेड अप ऑफ द, किस किस से बनते हैं बच्चों? म्यूकस के बारे में आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, ये कुछ फंक्शन हो गए आपके HCl के। दिस इज मेनली मेड अप ऑफ बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह से ये गैस्ट्रिक जूसेस आपके बनते हैं, राइट। अच्छा, इसमें आपकी जो HCl सीक्रेट होती है, मैंने किससे बताया था? जल्दी से बता दो। अरे यार कहाँ, क्या हो रहा है? ये रहा,
HCl। सर कोई सेल था शायद से हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था आप लोगों को, HCl सिक्रेटेड बाय पेरिएटल सेल। ये सर इसी को ऑक्सिनाइटिक सेल भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स का नाम भी देते हैं, ठीक है, राइट। दे प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, जिससे कि एंजाइम जो है वो आपके सही तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो HCl सिक्रेटेड बाय, ये क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, जो बच्चे ओलंपियाड वाले हैं, पेरिएटल सेल से, ठीक है। ओके, म्यूकस सेल सिक्रीट करती है किसको? म्यूकस को। म्यूकस सेल्स सीक्रेट म्यूकस, क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। ये क्या करता है? म्यूकस किस में हेल्प करता है बच्चों? एक तो प्रोटेक्शन देता है HCl से, यस सर। दूसरा लुब्रिकेशन में। कोई सवाल पूछ रहा है बेटा, बोलो। ठीक है, दिस हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करती है? लुब्रिकेशन किसमें हेल्प करेगा बच्चों? भाई जो आपका फूड है वो आसानी से पास हो जाए, ये तो चाहोगे। यस सर। कि आपका जो फूड है, तो यानी कि जो लुब्रिकेशन मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? लुब्रिकेशन फॉर फूड, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना बच्चों, वेरी गुड, राइट। और पेप्सिनोजन के लिए भी चलो लिख लेते हैं, कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सर पेप्टिक सेल्स। इनके लिए जो सेल्स सिक्रीट करती हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, वेरी गुड, किसने बोला? चीफ सेल्स। क्या होती हैं? चीफ सेल्स। क्वेश्चन यहां से भी फ्रेम हो गया, नेम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चीफ सेल सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन को, और ये तो आप जानते हो कि प्रोटीन्स में किस तरह से डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। बच्चों स्टमक में आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है या नहीं? जल्दी से बताओ। नो सर। स्टमक में नहीं होता। स्टमक में आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जिसके लिए हमने क्या टर्म यूज करी थी? ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मैं दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग आगे तो काम आनी है आपके लिए। तो सर ये आपने काइम क्या बताया? काइम बेटा, दैट इज सिंपली पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बेटा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, समझ गए भाई? आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में तो है स्टमक में फूड, कंप्लीट डाइजेशन थोड़ी हुआ बेटा वहां पे, या हुआ है? नहीं हुआ ना? नो सर नहीं। यस सर नहीं हुआ। ठीक है, चलो, तो उसको काइम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने घंटे के लिए स्टोर रहता है स्टमक में फूड, जानता है कोई? स्टमक में सर मैंने बताया था 4 to 6 आवर्स के लिए रहता है, लगभग, ठीक है। ओके, अच्छा, एक सवाल मेरा और आप लोगों से, हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी, क्या आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, और इवन आप लोगों की एनसीईआरटी की एक लाइन भी है वो, जहां पे आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होती है एज कंपेयर टू कौन? एज कंपेयर टू फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवोर्स। क्या ये बात सच है? यस सर। इसके पीछे रीजन क्या है? सर उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट सर सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए। ओमनिवोरस कौन से में आएंगे फिर? सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए। ओमनिवोरस अलग है, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं बेटा जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जो सिर्फ दूसरे जंगली जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। टाइगर तो सर हर्बीवोरस और ओमनिवोरस की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इक्वली होगी? इक्वल तो नहीं, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि हमारी और गाय की जो इंटेस्टाइन है वो एक जैसी है, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। नो सर। क्योंकि आपने देखा है कि कई ओमनी ऐसे होते हैं। ओमनी क्यों है? अरे भाई वो दोनों खा रहे हैं ना, इसलिए तो ओमनी है वो। यस सर। और जो उनकी जीन्स चलती चली आ रही हैं पीछे से, जो कार्निवोरस की जो जीन्स हैं वो किस तरह से बनी हुई हैं, उनके जो एंशिएंट्स हैं उनसे ही उनको मिल रही है, और वो वैसे ही बनती चली आ रही है। और ओमनी की तो वैसी बन रही है जैसे उनके एंशिएंट्स की बन रही है। तो ये तो एक तरीके से एक प्रथा चलती आ रही है। और हर्बी की तो खैर हम लोग बात कर ही रहे हैं किस तरह से होती है। तो ये एक लाइन है, इसलिए मैं वहां पे डिस्कस कर रहा था कि उनमें डिफरेंस क्यों होता है। सेलुलोज को पचाना
आसान नहीं होता, इसलिए उनके पेट में, वहां पे उनके स्टमक में र्यूमन प्रेजेंट होता है, जानते हो ना? ये सर जहाँ वो आपने स्टोर देखा करते हैं। होगा कि जो बकरी Yes, sir. होती है, बफेलो होती है, काव होती है, वो जुगाली करते रहते हैं सारा दिन, कभी देखा हो तो? यस सर। यस सर। ठीक है? वो Yes, क्या sir. करते हैं? दे हैव द कैपेबिलिटी कि अगर फूड डाइजेस्ट ठीक से नहीं Sir, हुआ store तो उसको करके। वापस ले आओ, है ना? Yes, sir. और उसको फिर Chambers वो में चबा रख के के अच्छे से, वापस लेके आएंगे, फिर दोबारा च्यू करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, वही चीज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों, लीवर। बच्चों लीवर जो है आपकी बॉडी का, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। अब बच्चे पूछेंगे कि सर लार्जेस्ट किस चीज में, साइज में? बताओ, अरे बताओ। Yes, sir. यस सर। Liver is the largest gland weighting. Its weight about 1.2 to 1.5 kg in adult human. किसी एडल्ट में अगर हम देखें तो लगभग लगभग 1 किलो से ऊपर का स्ट्रक्चर ये होता है, 1.5 किलो के आसपास। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड मतलब दो स्ट्रक्चर हमें इसमें देखने को मिलते हैं आपके लीवर के अंदर। सर लार्जेस्ट वेट में है। हाँ वेट, ठीक है, एक मिनट। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम इसको देखते हैं। उसके अलावा क्या कंसिस्ट करता है ये? बाइल सॉल्ट्स को और बाइल जूस, बाइल पिगमेंट्स को रिलीज करता है। आपका जो Bile लीवर होता है, pigment. राइट, हमने बाइल पढ़ा था ना, कॉमन बाइल के बारे में बात की थी हमने बच्चों। तो ये क्या होते हैं आपके जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं। जब आप बाइल पिगमेंट्स के बारे में बात करते हो तो बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। आपके जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ये नाम होते हैं इनके, ठीक है? यस सर। राइट। इसके अलावा आपके बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये इसमें बाइल सॉल्ट्स भी बनाता है। ओ सॉरी, ओ नो, ठीक है जी। आपके ये बाइल सॉल्ट्स को भी रिलीज करता है, जैसे कि आपका एक होता है ग्लाइकोकोलेट, ठीक है? ये एक आपका इसके अंदर जो है सॉल्ट ये प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोकोलेट, और एक आपका होता है इसके अंदर टोरोकोलेट, ठीक है? ये आपके कुछ बाइल सॉल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये पिगमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये टेम्पररी कहां पे स्टोर होता है आपको ये पता होना चाहिए। दैट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है? Gallbladder. टेम्परली स्टोर्ड होता है आपके गॉल ब्लैडर में, राइट? तो बाइल कहां सेंड किया जाता है? बाइल को सेंड किया जाता है इनटू द ड्यूडेनम। याद आया कुछ? अभी हमने बात की थी कि जो स्मॉल Yes, इंटेस्टाइन sir. होती है वो रिसीव करती है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर। तो बाइल को सेंड किया जाता है इनटू द डियोडिनम, और डियोडिनम किसका पार्ट है बच्चों? दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? तो थ्रू अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के थ्रू इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड किया जाता है। अच्छा, जो बाइल है ना, इस बाइल की हेल्प से, मैं सिंपल बाइल के बारे में बात कर रहा हूं, ये बाइल कैसा मीडियम देता है? बाइल प्रोवाइड अल्केलाइन मीडियम, बाइल प्रोवाइड अल्केलाइन मीडियम, राइट? अब आपका जो स्टमक से फूड आया उसका मीडियम कैसा था भाई? उसका मीडियम कैसा था? एसिडिक था।
सवाल एक Neutralization हो नंबर जाएगा। का पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम हो गया बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ कि आपका जब स्टमक में फूड होता है तो उसका मीडियम कैसा होता है, और जब इंटेस्टाइन में फूड आता है तो उसका मीडियम कैसा होता है। क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ठीक है। ध्यान रखना अपने Yes, माइंड में, sir. अपनी लिख लो। यस सर। तो बाइल प्लेज अ तो वेरी वो इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइन रोल। में तो अल्कलाइन होगा ना कहाँ पे बेटा? सर? इंटेस्टाइन। बेटा वही तो कह रहा हूँ। ओके सर। सर एल्कलाइन मतलब बेसिक। हाँ, अल्कलाइन बेसिक टाइप। Basic medium. हाँ, More than अल्कलाई 7. क्या पढ़ते हो? अल्कलाई आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये सर मेनली न्यूट्रल कह सकते हैं। मेनली न्यूट्रल कह सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैं सही बता रहा हूँ ना? यही तो होते हैं, पढ़े होंगे यस आपने केमिस्ट्री में, है ना? खैर यही होते हैं। चलो, तो क्या बता रहा था मैं कुछ बोल रहा था। मैंने कहा बाइल, हम लोग बाइल के बारे में बात कर रहे थे। तो बाइल ने प्रोवाइड किया एक अल्कलाइन, ये आपका जो मीडियम है उसको दे दिया, जिससे बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, ये अल्कलाइन मीडियम क्यों जरूरी है? सवाल बच्चों, वाई अल्कलाइन मीडियम नीडेड। ठीक है, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाते रहेंगे ऐसे हमेशा। क्यों जरूरी होता है बच्चों? बिकॉज आंसर क्या है इसका? तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या करता है ये? क्योंकि यहां पर एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब कौन कौन से एंजाइम पढ़े थे? अरे पढ़े थे ना, जैसे ट्रिप्सिन पढ़ा था, जैसे लाइपेज पढ़ा था। खैर वो तो एक एक्टिव फॉर्म है कि नहीं? तो ट्रिप्सिन और लाइपेज जो अपना वर्क कर रहे थे, वो इसी वजह से कर पा रहे थे ताकि उनको ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड हो रहा है वहां पे। बात समझ आई? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो ये चीज हमने देखी। ओके, बाइल क्या कर रहे थे बच्चों? बाइल का फंक्शन क्या था? आपने पढ़ा था पीछे, बताओ। सर फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए। किसको? सर फैट को। फैट ग्लोब्यूल। Fat globules. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, ये आपके बाइल को ब्रेक डाउन करने में, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपल ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले कर रहे थे। बच्चों इस प्रोसेस को नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन। बताओ ये बात किसी को समझ आई इमल्सिफिकेशन वाली? कि जो आपके लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स सिंपल फैटी ग्लोब्यूल्स में जब इनका ब्रेकडाउन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। बोलो ये बात समझ आई सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। राइट। चलो, तो ये आपका काम हो गया किसका? ठीक है, तो ये हमें बच्चों लीवर की तरफ से उसका रोल हमें देखने को मिलता है। फिर आती है पैनक्रियास। अच्छा, पैनक्रियास आप जानते हो इसका जो मेन फंक्शन है वो पैनक्रिएटिक एक्सोक्राइन सेल है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोक्राइन? आपकी जो ग्लैंड्स होती है ना बच्चों, वो ग्लैंड्स ज्यादातर कैसी होती है आपकी? ये एंडोक्राइन सिक्रीशन करती हैं। आपकी बॉडी में दो तरीके के पोर्शन होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है बच्चों, Yes, sir. एंडोक्राइन का मतलब वो होता Ductless और है कि डायरेक्टली जाके ductless. ब्लड में पाउड हो जाना या ब्लड में मिलना। ठीक है, ठीक है। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि जो भी सिक्रीशन हमें मिल रहा है वो कहां मिल जाता है? जाके सीधा ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, जबकि एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर आना। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर आना, है बाहर ना? आना। और एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, है ना? तो बच्चों एक्सोक्राइन का मतलब जो चीजें बाहर आ जाती है, मतलब ब्लड से बाहर की तरफ आ रही है। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, टेस्टिस आप लोगों ने सुना है, टेस्टिस आप लोगों ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना। अब टेस्टिस क्या करते हैं बच्चों? Yes, sir. टेस्टिस जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बना रहे हैं ना। और वो हार्मोन जाके कहाँ मिल जाता है? सीधा का सीधा ब्लड में मिलता है, नहीं मिलता? अरे यस और नो? Yes, sir. ये सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज इसी तरह से जो आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है मेल्स में, वो स्पर्म्स कहाँ आते हैं? बॉडी से बाहर, है ना? फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के लिए। तो बच्चों वो एक्सोक्राइन, यानी कि कई ग्लैंड्स आपकी बॉडी में ऐसी होती हैं जो एंडो और एक्सो दोनों में अपना रोल प्ले करती हैं, एंड पैनक्रियाज इज वन ऑफ देम। ये बात समझ आई? इसलिए यहाँ पे क्या Yes, लिखा sir. है कि द मेन फंक्शन ऑफ द पैनक्रिएटिक एक्सोक्राइन सेल इज द सिक्रीशन ऑफ वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जल्दी से नाम बता दो मुझे, कौन कौन से आपने शॉर्ट में जो पढ़े थे? ट्रिप्सिन और लाइपेज।
अब जरा हम बात करते हैं जो हम आगे के उनके एंजाइम्स को हम लोग देख रहे थे। तो कौन कौन से होते हैं? वो कंटेन करता है 3 तरह के प्रो एंजाइम, यानी कि आगे जो वो एक्टिव उनको बनाएगा। जैसे कि एक होता है आपका ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सिलाइब। वेरी गुड। एक हो गया आपका काइमोट्रिप्सिनोजन और एक हो गया आपका कार्बोक्सी या प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये आपके वो एंजाइम्स हैं जो आपके सिंपली क्या बना रहे हैं आगे जाके, जो आपके प्रोटीन और फैट को ब्रेक करने में अपना एक एक्टिव एंजाइम बनाते हैं, और जिनके आपने नाम क्या पढ़े? आपने पढ़े क्या? जल्दी से बता दो। आपने उनको बोला काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है जी, बिल्कुल। तो वो आपके लास्ट में ट्रिप्सिन और जो लाइपेज जो आप सर प्रो एंजाइम्स मतलब? जो बेटा अभी एक्टिव नहीं हुआ, अभी वो काम करेगा। ओके सर ये ट्रिप्सिन और लाइपेज में मतलब होते कन्वर्ट लास्ट में? हाँ, अगर आसान भाषा में मैं कहूं तो बेसिकली जाके वो बना वो ही रहा है। ठीक है, तो पैनक्रिएटिक जूस में 6 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वैसे तो, अगर मैं बताऊं आपको तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपके अमाइलेज भी हैं, लाइपेज भी हैं, ये भी उन्हीं में से। तो ट्रिप्सिनोजन 1, काइमोट्रिप्सिनोजन 2, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज 3, अमाइलेज 4, लाइपेज 5 और न्यूक्लियसिस 6। कितने होगा टोटल? 6। ठीक है, तो हम ये कहेंगे आगे से कि जो आपके जो पैनक्रिएटिक जूस हैं, यहाँ पे ये सारे कहां देखने को मिलेंगे? इनसे निकले गए पैनक्रिएटिक जूस की जो मैं आपको बात बता रहा था। पैनक्रिएटिक जूस में टोटल कितने हो गए? पैनक्रिएटिक जूस में टोटल आपके हो गए भाई 6 एंजाइम। मैं यहां लिख देता हूं। अरे चल जा भाई, कहां गया पेन? कहां गया सर? टोटल 6 और प्रो टोटल हो गए एंजाइम 6 एंजाइम्स। ठीक है बेटा, 6 एंजाइम्स हो गए। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब आप सीबीएसई का पेपर देने बैठे हो बच्चों, फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन। अब ये 6 एंजाइम के तो नाम आपसे वहां पे पूछे नहीं जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे ना। ठीक है, Yes, sir. और अगर मैं लॉजिकली देखूं तो ये चीज अगर मैं सिर्फ अभी सीबीएसई तक की बात करूं, और दूसरी तरफ आप इनके नाम वहां पे लिखोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है वहां पे कि भाई वो एंजाइम कौन से हैं, तो जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आप सिंपली ट्रिप्सिन और लाइपेज लिख सकते हो। लेकिन अगर आप आगे की बात करें तो तब आप इन 6 एंजाइम्स को याद कर सकते हो। तो अगर शॉर्ट में लिखना है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया तो वहां डायरेक्ट वो दोनों लिख दो, और अगर डिटेल पूछी गई है तो भाई इनके सबके नाम बता दो। बात समझ आ गई मेरी? तो ये सर 6 आपने कौन कौन से बताए? बेटा ये 6 जो है पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम होते हैं ना, मैं नाम बताता हूँ। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। सर प्रो सर लाइपेज ने इसमें क्या डिफरेंस होता है? सर प्रोकार्बोक्सिलाइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, प्रोकार्बोक्सी दोनों होते हैं। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस ये एक है। प्रोकार्बोक्सिलाइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। वो पूरा हो गया ना, फिर हमने सिर्फ न्यूक्लियसिस बोल दिया, हमने न्यूक्लियसिस बोल दिया ना उसको। ओके सर। हाँ, तो वो न्यूक्लियसिस हो गया आपका, राइट। सो एक बात बता रहा था मैं आपको, चलो ये हो गया, वैसे पूरा हो गया ये। ठीक है, ये 6 एंजाइम्स आपके हो गए। तो आपको इन शॉर्ट, हाँ मैं इन शॉर्ट वाली बात बता रहा था, तो आप उनको उस तरह से वहां पे लिख सकते हो। जब आपके 10th में सीबीएसई में अगर क्वेश्चन पूछता है, उस तरीके से मैं बात बता रहा था आपको। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली ये सारे एंजाइम जो हैं आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके, ये एक बात हुई इसमें। ट्रिप्सिन हो गया, डाइपेप्टाइड्स बॉन्ड्स आगे बना देगा। ठीक है, ये सारे तो ये एंजाइम्स के नाम है बेटा वो, राइट। ये बात समझ आई सबको? यस। फंक्शन समझ आया? लास्ट आ गए इंटेस्टिनल। नाउ व्हाट आर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स मैंने आपको बताया भाई, आपकी जितनी भी जो है ये प्रेजेंट होती है आपकी कहाँ पे? द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होती है? वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं एक नाम बता रहा था आपको, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन, और दूसरी जो मैं आपको बता रहा था ब्रूनल ग्लैंड्स। बच्चे पूछ रहे थे ना क्रिप्ट्स वाला, मैंने बताया था क्रिप्ट्स वाले को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनका जो सिक्रीशन है इंटेस्टाइन में, इनके सिक्रेशन को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड सकस एंटेरिकस, इनका जो नाम है, या फिर
आसान भाषा में आप और क्या कह सकते हो, इंटेस्टाइन में जूस सिक्रीट हो रहा है तो उसको इंटेस्टाइनल जूस का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहा है, राइट। लगभग ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 लीटर जो है ये इंटेस्टिनल जूसेस जो है वो सिक्रीट होते हैं, और जिनका पीएच आपका कितना हो गया, अल्कलाइन पीएच हो गया, तो अल्कलाइन हो गया ना 8.3, यस सर, नहीं बेसिक। हुआ, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो इंटेस्टिनल जूस है हमारा वो एक तरीके से अल्कलाइन नेचर का बन रहा है, और ये जो एंजाइम्स आपके सारे बन रहे हैं इसमें, इस सारे एंजाइम्स के नाम आपके यहाँ पे ये है, लाइक आपके अमाइनो पेप्टाइडेज हो गए। किसी भी वर्ड के पीछे जब आप एज देखते हो ना, तो वो एज आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, वो एंजाइम का आपको रिप्रेजेंट करता है कि वो एक तरीके के एंजाइम का काम बता रहा है, ठीक है, राइट। तो ये एक जैसा आपका एंजाइम हुआ लाइक अमाइनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, राइट, जो प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस जो है मिलकर डाइपेप्टाइडेज जैसे बना रहे हैं। इंटेस्टिनल अमाइलेज हो गया, मॉल्टेज हो गया, आइसोमॉल्टेज हो गया, और आपका डेक्स्ट्राइनेज हो गया, एक होता है लिमिट डेक्स्ट्राइनेज, और एक आपका होता है जैसे स्मॉल डेक्स्ट्राइन, ठीक है, एक लिमिट होता है और एक स्मॉल होता है डेक्स्ट्राइन, राइट। तो यहाँ लिमिट डेक्स्ट्राइनेज हो गया, सक्रोज हो गया, लैक्टेज हो गया, इंटेस्टिनल लाइपेज हो गया, और न्यूक्लियोटाइडेज हो गया। डिफरेंट एंजाइम्स है जिनका अपना सारा डिफरेंट फंक्शन जो है वो अपना ये रोल जो है प्ले करते हैं। इंटेस्टिनल जूस में ये एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डाइसैकेराइड, जैसे माल्टेज हो गया, ये आपका एक डाइसैकेराइड है, राइट, ये आपका एक तरीके का डाइसैकेराइड हो गया। डाइपेप्टाइडेज हो गए, लाइपेज हो गए, न्यूक्लियोटाइडेज हो गए। ये डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं ये अपना डिफरेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। हाँ, खैर हमें यहाँ पे उनके रोल्स को इतना ज्यादा हमें ध्यान में नहीं देना, क्योंकि फिर वो पूरी की पूरी एक चेन बनती है इनकी, कि एक ब्रेक करेगा तो दूसरा बनेगा, फिर वो बहुत हायर लेवल की बात जो है वहाँ पे पहुंच जाएगी। तो आपको अगर एंजाइम्स देखने हैं तो वो ये एंजाइम्स के हमारे यहाँ पे इनके नाम है। सवाल ये कि क्या और भी चीजें कई हार्मोन्स पे रिलीज होते हैं, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि आपके जीआईटी ट्रैक में कई हार्मोन्स भी जो है वो रिलीज होते हैं, लेकिन हम उन हार्मोन्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन हार्मोन्स को आगे हायर क्लासेस में उनके बारे में बात करेंगे। ये चीज समझ आई सबको? यस सर। ठीक है, तो अब ये जो जैसे डाइपेप्टाइडेज है, फॉर अगर एक दो चीजें आपके मन में हो कैसे काम करेगा, जैसे डाइपेप्टाइडेज है तो फाइनल स्टेप्स जो इंटेस्टाइन में होते हैं उनमें अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे डाइपेप्टाइडेज है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड्स बनाने में जैसे अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे माल्टोज हो गया, आपने माल्टेज पढ़ा यहाँ पे, माल्टोज को माल्टेज की हेल्प से, यहाँ पे माल्टेज जो है ये अपना रोल प्ले करता है, इसकी हेल्प से ग्लूकोज, ठीक है, प्लस मतलब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना, दो मॉलिक्यूल्स उसके बनाना, इस तरह से पढ़ेंगे आप आगे इनको हायर क्लासेस में। जिस तरह से लैक्टोज हो गया, हाँ बेटा, हाँ बेटा, डाइजेशन में इतना ही है बच्चे। बेटा जैसे लैक्टोज हो गया तो लैक्टेज की हेल्प से, लैक्टेज एज आ गया ना तो एंजाइम, एज आ गया तो एंजाइम है। लैक्टोज जो है जैसे उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बनाना, मतलब ये एंजाइम इस तरह से अपना ब्रेक करते रहते हैं। अब जैसे आप सक्रोज पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे सक्रोज हो गया, अब सक्रोज है, ठीक है, ये आपके फंक्शन है नहीं यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कि आप समझे कि किस तरह से काम करता है। तो ये क्या होता है, सक्रेज होता है, ठीक है जी। सक्रेज जो है ये किस में ब्रेक करता है इसको, ग्लूकोज और फर्दर ब्रेक डाउन, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इसको ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, इस तरह से जो ब्रेक डाउन है वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। अब जैसे न्यूक्लियो है बेटा, क्लास यार मन तो कर रहा है मेरा मैं लेता रहूं अभी क्लास। ओके बोर हो गए, बोर हुए नहीं, पहले बताओ। नो सर, नो सर, नो सर। यार थोड़ा सा भी नहीं, कोई तो हुआ होगा थोड़ा सा। नो अच्छा, सर। मेरी मंडे, सर ये सोच रहे कि आपको इतने सारे कैसे, क्या कह रहे हो? सर यही सोच रहे हैं कि सर आपको कितने सारे कैसे याद है? हायर लेवल पे पढ़ा है, अपनी ग्रेजुएशंस में पढ़ा है, 11th-12th में पढ़ा है, पढ़ाया है, राइट। 5 to 6 years हो गए मेरे को ऑलमोस्ट
ये चीजें पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सीबीएसई में तो इवन यू कैन इजिली गेट मोर देन 95% मार्क्स। अगर जो चीजें कह रहा हूँ, अगर आप देखो, पहला पड़ाव तो बेटा आप लोगों का सीबीएसई है ना, आगे आप लोगों के ड्रीम्स हैं डॉक्टर बनना, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें आईआईटी में जाना, किसी को मेडिकल फील्ड में जाना, किसी को स्पेस इंजीनियरिंग में जाना, डिफरेंट फील्ड से, लेकिन पहला आपका जो पड़ाव है वो क्या है? सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम, यही है ना? यस सर। मैं चाहूंगा Yes, कि sir. वहां पे आप सारे जो है 100% स्कोर करें, एंड यू ऑल कैन डू दैट, यू कैन एंड यू ऑल डेफिनेटली यू विल, सभी। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कई बार कहीं क्वेश्चन बताता हूँ ना कि यार ये वहां क्वेश्चन आएगा या वहां आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखा करो। बाकी तो खैर वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा आगे, तो ये ध्यान रखना। सो मंडे मेरी क्लास जो थी वो थोड़ी सी मिस हो गई थी, सर और मेरे को उस दिन फीवर था, तो कई चीजें मुझे पता भी लगी कि कुछ ऐसा लगा कि कई स्टूडेंट्स को, जैसे कि मैं कहीं और क्लास दे रहा हूँ या किसी और क्लास की वजह से क्लास मिस कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ, कोई भी बैच हो, आप लोगों का हो, आप लोग इतने अच्छे सारे, बहुत मजा आता है क्लास देने में आप लोगों को। आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हो, उधर से जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हो, तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस तरह से झूठ बोल के या कैसे हम लोग क्लास मिस करें। इवन कोई भी टीचर, कैल्विन का कोई भी ऐसा कभी, कोई भी टीचर हो, कोई भी ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि क्लास ऐसे मिस करें। तो मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं उस दिन कंप्लीट रेस्ट पे था, और इवन कल भी मैं, इसलिए कल बहुत बारिश थी, आपको पता है कल पूरे दिन बारिश हुई है, और कल की क्लास मिस ना हो। यस कल मैं 2 बार भीगा हूँ यार बारिश में। मॉर्निंग में जब मैं इंस्टीट्यूट पहुंचा क्लास देने के लिए, तब भी बारिश हो गई, रास्ते में पूरा भीग गया। रात भर जब मैं शाम को वहां से निकला हूँ और तब भी बारिश नहीं रुकी, मैं तभी भीग गया, सिर्फ इसलिए कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आज की क्लास भी मिस हो जाए। और बहुत मन था क्लास देने का, मंडे भी आप लोगों की मिस हो गई थी, मैं उस दिन बीमार था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आज फीवर ना आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को उस दिन फीवर था और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा एक कर रही थी। तो मुझे सुनने में आया ऐसा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई स्टूडेंट थे उनके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हुई कि सर ने क्लास की मिस कर दी। कोई भी टीचर ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि वो क्लास मिस करे, ये चीज ध्यान रखना। स्पेशली मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोग की क्लास मिस हो। इवन आप लोग एक्स्ट्रा टाइम ले लो यार, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। तो लेकिन मुझे वो चीज उस दिन ठीक नहीं लगी, मैं उस दिन बीमार था, मंडे आपकी जो क्लास मिस हुई, इसलिए मैंने सोचा ये क्लास आपकी मंडे वाली संडे रख रहे थे। मैंने बोला स्पेशली, मैंने कहा नहीं, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं क्लास घर से दूंगा, और मैं रात को दूंगा क्लास जब भी बच्चे अवेलेबल होंगे, मैं शाम को अवेलेबल होऊंगा, दिन मॉर्निंग में मेरी अदर क्लासेस हैं, तो मैं इवनिंग में दूंगा क्लास उनको, इसलिए मैंने इस टाइम ये क्लास रखी। तो इसलिए जब तक आप अभी लेना चाहो 9 बजे तक, 9:30 तक ले सकते हो क्लास। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था आप लोग। सर रेस्पिरेशन भी आज ही शुरू कर दें? थोड़ा सा कर देते हैं स्टार्ट आज, यार हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। चलो, तो ये चीज अच्छे से आप लोग पढ़ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन सिंपली, पहले मैं आपको वही बेसिक जो बात है बच्चों, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ। बेसिक चीज सबसे पहले क्या पढ़ोगे? रेस्पिरेशन को जब आप बेसिक चीज पढ़ोगे, तो रेस्पिरेशन बच्चों 2 तरीके से होता है। ठीक है, 2 तरीके से हम इसको देखते हैं, देखिए जरा। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, 2 तरीके से रेस्पिरेशन जो आपका इन्वॉल्व होता है। कैसे? एक होता है नॉर्मल आपका ब्रीदिंग, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, बच्चों ब्रीदिंग का मतलब होता है नॉर्मल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, नॉर्मल यस एक्सचेंज सर। ऑफ गैसेस। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है भाई? आप जानते हो कि आप लोग ऑक्सीजन इन करते हो, और जो और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डाइऑक्साइड बॉडी का आउट। वेस्ट, सॉरी, इन मतलब अंदर, और CO2 जो है आप इसको बाहर करते हो, ये आपकी आउट होती यस है, सर। और आप इसको इन करते हो। दैट इज नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन दूसरी तरफ जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ
simple food in order to release energy. In order to release energy inside the cell. ठीक है, सेल के इनसाइड, मतलब आप ऑक्सीजन की हेल्प से, अब माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हो यार, ऑक्सीजन की हेल्प से आप क्या करते हो, सिंपल फूड को क्या करते हो, और ज्यादा सिंपल बनाते हो अपनी सेल के अंदर। तो ये इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं बच्चों, इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन देते हैं। और ब्रीदिंग तो आप पढ़ रहे हो, ये इतनी छोटी सी बात है बच्चों, कई बार मैंने देखा है कि हायर लेवल तक पे पहुंचने के बाद बच्चों को नहीं पता होती, उनसे अगर ब्रीदिंग पूछो या अगर उनसे सेलुलर रेस्पिरेशन पूछो या अगर उनसे सिर्फ अगर मैं रेस्पिरेशन पूछूं तो वो कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज। मैं सही बता रहा हूं, ये मैंने चीज फेस की है कि बच्चे हायर लेवल पे भी पहुंच जाते हैं और उनको सिर्फ रेस्पिरेशन का मतलब समझ आता है नॉर्मल ब्रीदिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन की इन्वॉल्वमेंट है ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन से। ब्रीदिंग मतलब नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो आप gases outside the cell. कर रहे हो। यस, वी कैन से दैट दे आउटसाइड द सेल। और ये आपकी जो एक मैकेनिकल प्रोसेसिंग है एक तरह की, और ये आपकी पूरी की पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी आपकी एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल फूड का इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। होता क्या है यहाँ पे, जरा और ध्यान से इसको समझिए, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू इसको बताना चाहूंगा, जरा देखिए कि होगा क्या यहाँ पे। ये आपने चार्ट अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, ये दो तरीके से हमें देखने को मिलता है बच्चों। आपने जो ग्लूकोज बनाया, अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये जो आपने बनाया, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है बच्चों। कैसा मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब आप लोगों ने सेल भी पढ़ा है, सेल पढ़ा है ना आप लोगों ने, जो सेल आपने देखा है, एक सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो रीजन होता है, उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो अभी हम जो है सेल के साइटोप्लाज्म में है, कुछ ऐसा समझिए, कुछ ऐसा मानिए, राइट। तो ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, एंड दिस 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज पायरुवेट एसिड, जिसको हम C3H4O3 का नाम देते हैं। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, हेलो। यस सर। कुछ पूछ रहे थे? नो सर। ठीक है, तो ये पायरुवेट बना, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों। मैं सिर्फ आज ये चार्ट बताऊंगा आपको, इसके आगे की प्रोसेसिंग आगे बताऊंगा बाद में। तो ये आपका पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी रिलीज करता है। कोई आपके जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम यीस्ट के बारे में बात करें, वहां पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेसिंग चलती है, जिसमें आपका इथेनॉल का बनना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना प्लस एनर्जी का रिलीज होना, ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आपका जो इथेनॉल होता है ये एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इस 2 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो C2H5OH। दिस OH इज रिप्रेजेंटिंग द अल्कोहल, ये एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, तो ये एक तरीके का आपका एक फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसका सिंबल क्या है, OH। 6 कार्बन होने चाहिए थे, एक आपके जो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, एक हाइड्रोजन हटके OH लग गया, इसलिए C2H5OH बना। उसके अलावा ये एक फेज आपको देखने को मिलता है। देन ये कहां पे हुआ, ये यीस्ट के अंदर हुआ। ऐसी ही एक कंडीशन हमारी जब पायरुवेट फर्दर ब्रेकडाउन होता है, जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन देखने को मिलती है हमारी मसल सेल्स में। आपने एथलीट्स के बारे में सुना होगा, कई बार एथलीट्स की बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प सुने आप लोगों ने, क्रैम्प आ जाते हैं। कोई फास्ट बॉलर अभी रन अप लेके रनिंग ही कर रहा था, इतने में पता लगा कि वो रुक गया भागते भागते, या कोई बैट्समैन टेस्ट मैच में सुबह से बैटिंग कर रहा है, वो बेचारा रुक गया, उसका पैर लंगड़ा के चल रहा है। क्रैम्प्स आना, क्रैम्प्स क्या कहते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, बनते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल। हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, कब बनता है, तो एक्यूमुलेशन, जब टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता।
वेरी गुड, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आर मसल सेल्स, इन आवर मसल सेल्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके चक्कर में हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, क्रैम्प्स बनते हैं। ये बनाते हैं किसको, क्रैम्प्स को। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि क्रैम्प्स कब बनते हैं। तो क्रैम्प्स क्यों बनते हैं, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल। एनर्जी यहां भी निकल रही है लेकिन लो अमाउंट में निकलती है। ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है हमें देखने को मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया आपका लैक्टिक एसिड का। तो देखो फर्दर ब्रेकडाउन होता चला जा रहा है। ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है जो वेरियस पाथवे से हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपका एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो गया और एक आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हो गया। ये आपकी एक ही कंडीशन मान लीजिए, इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बच्चों ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्ट्रा सर ये इंपॉर्टेंट चार्ट, है, ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इतनी बार पूछा जाता है, ये 10 में से 7 बार, 10 में से 8 बार अगर प्रीवियस 10 साल के पेपर देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर फ्रेम होगा। यस आते हैं। सर ये पूरा भी कभी बार आया है बेटा, सर, ये पूरा चार्ट भी आएगा कभी? बिल्कुल जी, पूरा चार्ट आता है। कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बताऊंगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है ये। ठीक है, लेकिन ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान रखना। राइट, तो ये आपका एक पायरुवेट फॉर्म हुआ यहाँ पे, लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बना और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है क्रैम्प्स क्रिएट करता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। भाई मैं आपको बोल दूं कि 5 किलोमीटर भागते रहो, भाई ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, मसल्स रुकेंगी कैसे। ठीक है, आपने अपने पैरों को बोला, वो तो वॉलंटरी मसल है, चलो भाई भागो, लेट्स स्टार्ट करो रनिंग, वॉलंटरी मसल आपकी इच्छा से भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन इनवॉलंटरी मसल्स का क्या, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो ऐसे में वो इंडिकेशन देती है, वो लैक्टिक एसिड बनाने लगती है और आपकी बॉडी में क्रैम्प देती है, जिससे कि आपको अल्टीमेटली कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रुकना ही पड़ता है बच्चों, होता है ना। तो एथलीट्स के साथ ये ज्यादातर जो क्रैम्प्स देखे जाते हैं, ये किनकी बॉडी में देखे जाते हैं, एथलीट्स की बॉडी में देखे जाते हैं, ध्यान रखना। राइट, चलो दूसरी जो कंडीशन आती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। जानते हो ना, पावर हाउस ऑफ द सेल हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में वेस्ट भी तो रिमूव कर रहा है, आपकी बॉडी का एक मेजर वेस्ट में से एक है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव करने का काम करवाता है। और एनर्जी जो बनती है बच्चों, यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में बनती है, लगभग कितनी, ये एटीपी की फॉर्म में बनती है, ध्यान रखिएगा। ये भी एटीपी की फॉर्म में बन रही है, ये चीज आप लोग जानते हो। यहाँ लो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लो एनर्जी होती है, यहाँ पे हाई एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ लो एनर्जी होती है और यहाँ पर हाई एनर्जी होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो बेसिकली ये 2 कंडीशंस होती हैं जिसमें, अरे खाली स्लाइड नहीं है, जहां पर हम क्या देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं एक आपकी एरोबिक कंडीशन, 2 तरीके से हम इसको देखते हैं, एक आपकी होती है एरोबिक कंडीशन बच्चों और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी एनारोबिक। राइट, एना मतलब, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये बच्चों आपको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ज्यादातर पूछा जाता है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, वो कहां पे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। कहां होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है बच्चों। जो एनारोबिक होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है बच्चों। ये जो प्रोसेसिंग आपने देखी अभी, ये जो चार्ट आपने देखा है, कहां देखा, ये जो प्रेजेंस हुई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई, ये देखा ना आपने, ये प्रोसेसिंग हुई आपकी, ये कहां पे हो रही है, ये इन माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिल रहा है। और बच्चों जो आपने एनारोबिक देखा वो कहां पे हुआ, वो कहीं नहीं हुआ, वो इन साइटोप्लाज्म देखने को मिला। कहां पे देखने को मिला, हमें साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, चाहे वो यीस्ट की बॉडी में हो या फिर वो हमारे
मसल्स के अंदर क्यों ना हो। ठीक है, देखिए जरा। ओके, और क्या क्या देखा हमने? मैंने कहा कि अब इसमें देखो, एक होते हैं इसके अंदर ये एंड प्रोडक्ट्स। देखो जरा, दोनों में जो आपने चार्ट देखा, यहाँ एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या है इन कंडीशन में। देखो मैंने कहा कि इस कंडीशन को एक ही मान लो, ऊपर वाली जो दोनों है। यहाँ पे आपने एंड प्रोडक्ट्स देखे, इथेनॉल बना, एक तो बनाना, और यहाँ पे आपने क्या देखा, लैक्टिक एसिड बन रहा है। देखो एनर्जी तो बन ही रही है भाई, एनर्जी तो बन ही रही है, लेकिन अगर मैं देखूं तो एंड प्रोडक्ट्स मेरे को क्या क्या देखने को मिले। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या था एरोबिक में? इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड सर। अच्छा, यहाँ पे था इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जिससे क्रैम्प्स उठते हैं। वेरी गुड, लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे कौन सा था, एक कौन सा था आपका, इथेनॉल था। इथेनॉल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बना वो क्या बना? एटीपी। बोलो सर CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो CO2 बना, वाटर। ठीक है, हाँ वाटर भी बनता है, वेरी गुड। सर प्लस एनर्जी। एनर्जी बन रही। सर अच्छा, मेरी एनर्जी वाले इकोनॉमी पॉइंट को हम अलग से भी ले सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। और वहाँ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी और लो Very टाइम। लो अमाउंट ऑफ और एनर्जी। यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ एनर्जी का ब्रेक बनना हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये एक हमने डिफरेंस इसके अंदर देखा। आपको चार्ट समझ आया? पहले जल्दी से बताओ मुझे। यस सर। ठीक है, यस इसमें सर। दो कंडीशन होती Yes, है। एक बार हमने एक, जब लिख दिया पायरुवेट तो हमने दोबारा वहाँ पे क्या लिखा है, एक बार आप वो बता दीजिए। कहाँ पे बेटा? ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म के बाद हमने लिखा है एक बार पायरुवेट, उसके बाद से 3 कॉलम्स बना रखे हैं सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक बार ये बता दीजिए। दीज आर इंडिकेटिंग दैट कि जो आपका ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन हुआ। ये एक सेलुलर लेवल की प्रोसेस है, इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं बच्चों। ये दो तरीके से होती है, एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम देखते हैं जहां पे यीस्ट में और हमारी मसल सेल्स में। एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो बन रहे हैं, ये पायरुवेट जो है, ये आपका बेटा ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज से, और ये बनना पायरुवेट का यानी कि ब्रेकडाउन होना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना या फिर स्प्लिट होना, ठीक। और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? पहले पायरुवेट में, और फिर फर्दर जो है हम आगे उसका ब्रेक डाउन देख रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में। बोलो ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। मैं आपको ये, अच्छा ये चीज सबको समझ आई? यस सर। यस सर। राइट, मुझे नहीं आई। हाँ बेटा। सर ये पायरुवेट को डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम इन सब चीजों में? पायरुवेट को ब्रेक क्यों कर रहे हैं? डिवाइड। यस सर। ओके बेटा, पायरुवेट जो है ना, जब भी आप फूड खा रहे हो बेटा, जो भी आपको जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी डायरेक्ट तो नहीं मिल सकती बेटा, नहीं मिल सकती ना। यस सर। बेटा जो ग्लूकोज आपने बनाया, उस ग्लूकोज को फर्दर सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उस मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जो भाषा आपकी सेल समझती है, जो भाषा आपके टिश्यूज समझते हैं। टिश्यूज समझते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में, उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए उनको एक प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा। बेटा ये प्रोसेसिंग है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। समझ आई बात? यस सर सर मतलब सर दो बार ग्लूकोज करा हुआ है, एक बार पायरुवेट के नीचे, एक बार उस तरफ भी करा हुआ है। कहाँ पे? सर हमने एनर्जी को 2 बार लिखा हुआ है सर, एक बार पायरुवेट के नीचे लिखा हुआ है और एक बार एब्सेंस, एक बार वहाँ, एक बार जो उस तरफ है वहाँ पे भी लिखा हुआ है CO2 प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। हाँ, ये दो कंडीशन है ना बेटा। ये एक बनी आपकी एरोबिक कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी बनी एनारोबिक कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसमें आपको एंड प्रोडक्ट्स अलग अलग मिले, ठीक है। ये आपको आपकी मसल सेल्स में देखने को मिलता है, कंडीशन है ना बेटा, ये मसल सेल्स में बन रहा है। ये आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका सेल ऑर्गेनेल बना रहा है, ये वो कंडीशन है बेटा। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको रफली बताया है।
अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो और डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको कई चीजें इसमें बताऊंगा बच्चों, ठीक है? ओके सर। बोलो, मजा आया? यस सर। चलो सर। तो हाँ बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो ये सर। सर एक मेरा एक है सर अभी मुझे किसी यहाँ की पे आवाज आई, कौन था? मोक्षिता था, कौन शगुन थी, कौन था? सर ऋषभ। अभी किसी जो गर्ल की आवाज आई, कौन थे? बहुत देर बाद आई है। कोई क्वेश्चन बेटा? क्योंकि आपकी शुरुआत में भी आवाज आई थी, मैंने कहा था लास्ट में क्वेश्चन पूछना, ठीक है? चलो अब आप सब लोग डिनर करो, अच्छे से रेस्ट करो और अपनी कल की क्लास के लिए तैयारी करो। अब मैं आपसे मिलूंगा बच्चों कब? मंडे को। कब मिलूंगा? मंडे को। सर कल किस चीज की तैयारी करें? अरे मतलब अपनी कल की तैयारी करो और अपना ध्यान रखो, अपना फूड इनटेक करो और डिनर लो ओके और आप रेस्ट करो अच्छे से। नाम क्या है तेरा? ओके सर। हाँ जी, गुड नाइट सर। एक इनएक्टिव एंजाइम था और सर एक एक्टिव एंजाइम्स हो जाते हैं सर। हाँ सर इनएक्टिव मुझे इनएक्टिव समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, इनएक्टिव मतलब कि वो उस टाइम फंक्शन करने के लिए रेडी नहीं है। अब हमें अगर उनको फंक्शन कराना है तो उनको एक प्रोसेसिंग से निकलना पड़ेगा, वही उसको इनएक्टिव से एक्टिव बना रही है। एक्टिव मतलब जैसे मान लो, आसान भाषा में कहूं, मैंने आपको कहा कि आपको भाई ये काम करना है, आपको ये काम करना है, दो कंडीशन है, एक तरफ आप सो रहे हो और दूसरी तरफ आप बिल्कुल रेडी हो, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से। मैंने कहा आपको रनिंग करनी है, दूसरी तरफ आप सो रहे हो और दूसरी तरफ आप एक तरफ जो दूसरी कंडीशन है, आप उसमें एकदम शूज वूज पहन के, लोअर पहन के एकदम रेडी हो। तो आप एक तरफ इनएक्टिव फॉर्म में हो उस काम को करने के लिए, दूसरी तरफ आप एक एक्टिव फॉर्म में। आपने कहा कि सर मैं तब रनिंग पे जाऊंगा जब मैं अगर सो रहा हूं, आप मेरे को एक कप चाय पिला दो बढ़िया सी, और उसके बाद मैं देखो फिर कैसे तैयार होकर रनिंग पे जाता हूं। तो मैंने आपको उस इनएक्टिव से एक्टिव स्टेज में लाने के लिए चाय पिला दी। यही काम कुछ हमारी बॉडी में ये जैसे HCl ने किया, उसने उसको जो पेप्सिन था उसको उस इनएक्टिव से एक्टिव लाने के लिए HCl ने अपना रोल प्ले किया। बात समझ आ रही है? यस सर। तो यस इस सर। तरह से हम सिंपली उनको इनएक्टिव से एक्टिव बना देते हैं। बात समझ आ गई? यस सर, क्लियर। ध्यान रखना। चलिए बच्चों, एक बात मुझे भी पूछनी है। हाँ जी हाँ जी। एक एनर्जी पायरुवेट के नीचे लिखी हुई है, एक हाँ। एनर्जी हमने जब हमने इसको डिवाइड कर रखा है उसके बाद भी हमने लिखी हुई है एनर्जी। हाँ बेटा, वो भी एक एनर्जी है बेटा, ये भी एनर्जी है। ये जो है ना एनर्जी निकल रही है बेटा, तो ये किस फॉर्म में निकल रही है? ये भी वही है आपकी, सिंपल फॉर्म में है ये भी अभी। और ये किस सिंपल फॉर्म में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे हमारी क्लास में, ओके सर। ठीक है? सर जो आपने से वो बताया था, जो तीन मॉलिक्यूल बने हैं, ये कैसे बने हैं? ओके सर। सर आपने बताया था एथलीट्स के जो सर क्रैम्प आते हैं सर, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना? हाँ हाँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बेटा, ठीक है? अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है एक सिंपल वे में। अब और आगे बात करेंगे इसमें फर्दर, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो अब आप रेस्ट करो सब लोग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट नाइट, सर। बाय बाय, स्टे Good night. सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, ध्यान रखो अपना सब लोग, टेक केयर बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। सर। थैंक यू सर। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। सर ये स्लाइड भेज देना। बिल्कुल जी, अभी आ रही है आप लोगों के पास बस।